का फोकस काफी बढ़ता जा रहा है। और जब वो गवर्नमेंट का अगर फोकस देखें तो अल्टीमेटली बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं पे एक वो रिक्वायरमेंट आता जा रहा है कि गवर्नमेंट जो अलग अलग कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट और जो इंटीग्रेशन करती जा रही है, भले आपका इनकम टैक्स का इंटीग्रेशन हो जीएसटी से या जीएसटी इटसेल्फ में वेरियस इंटीग्रेशन हो, वो सब कहीं ना कहीं पे बिजनेस के ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर रहे हैं कि कंप्लायंस के लिए धीरे धीरे जो है वो एक पॉसिबिलिटी बहुत कम आगे रहने वाली है कि उसको लूजली देखा जाए। क्योंकि ये देखा गया था स्टार्टिंग में कि हाँ भी जीएसटी के लिए लोगों में नॉर्मली एक ब्रॉडली ये था कि ठीक है जीएसटी में क्या जो होएगा वो देखा जाएगा। बट आई थिंक अब वो टाइम बचा नहीं है कि जहाँ पे कंप्लायंस को लूजली देख सकें, कंसिडरिंग गवर्नमेंट जिस हिसाब से कंप्लायंस के ऊपर या इम्प्रूव कंप्लायंस के ऊपर कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का फोकस है। तो कई चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो उन्होंने लॉ में किए हैं जो लास्ट ईयर के बजट में थे जिसको नोटिफाई किया है। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो उन्होंने रूल्स में किए हैं। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो उन्होंने पोर्टल पे किए हैं। कई चेंजेस ऐसे भी हैं जिनका लीगल बैकअप कुछ है कि नहीं है, वो एक क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन वहां पे ओपन है। बट लीगल बैकअप नहीं है ये बोलते हुए कंप्लायंस नहीं करें, वो एक अपने पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। बिकॉज कल को अगर कुछ भी डिपार्टमेंट का अगर न्यूसेंस देखें तो कुछ भी ऐसा है, दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट द लॉ कि लॉ में क्या है। अगर कुछ सर्कुलर में है, कुछ रूल में है, कोई प्रेस रिलीज में है जो डिपार्टमेंट के फेवर का है, उसको वो कंटिन्यूअसली चेस करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। सो दिस हैज necessitated for all of us to be more, I would say, serious towards, I would say, more perfect compliance, जहाँ पे स्कोप ऑफ एरर या मार्जिन ऑफ एरर जो है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस होता जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट मंथ में आप सब लोगों ने देखा होगा कि सडनली सबके 3B वो लाल होना स्टार्ट हो गया। आप लोग भर रहे थे, कुछ भी नंबर चेंज करना है, ऑटो पॉपुलेट 3B आया, आपने कुछ भी एक पैसा ऊपर नीचे किया तो रेड होना स्टार्ट हो गया। एक बार वो फियर आना स्टार्ट होता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट के डेटाबेस में जो है, जो डेटा एनालिटिक्स है या जो उनके वेरियस ये डेटा एनालिटिक्स टूल जो हैं उनके बेसिस पे सिस्टम जनरेटेड नोटिस निकलना, सिस्टम जनरेटेड इंक्वायरी निकलना, वो भी पिछले टाइम से देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट काफी क्लाइंट्स में डिपार्टमेंट से वो टाइप के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो अपना जो 2 दिन का डिस्कशन है वो डिस्कशन प्राइमरीली इस एस्पेक्ट पे है कि जो भी ये गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं उन चेंजेस के प्रैक्टिकली क्या मायने हैं, लीगली उनके क्या इम्प्लीकेशन है, और अपने को फाइनली एज ए बिजनेस क्या करने की जरूरत है, क्या अपने को अपने सिस्टम में चेंजेस करने की जरूरत है, क्या वेंडर कस्टमर से कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, क्या अपने ओवरऑल कंप्लायंस पैटर्न को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, सो दैट ये जो वेरियस चैलेंजेस जो अदरवाइज फ्यूचर में आ सकते हैं उनको अपन मिटिगेट कर सकें। तो आज का जो डिस्कशन है वो प्राइमरीली जो अपन रखने वाले हैं वो एक पोर्टल पे जो नया फीचर 2B लेके आए हैं, जिनके बारे में काफी कुछ अपने को सबको पता रहेगा, बट उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल न्यूआंसेस हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो अपने को देखना है। उसके अलावा इटसेल्फ पोर्टल पे उन्होंने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, उन सारे फीचर्स के बारे में समझना है कि क्या क्या फीचर्स हैं और उन फीचर्स को एज ए बिजनेस अपने कंप्लायंस करते टाइम पे अपने को उन पे ध्यान रखना है। तो मैं प्रेजेंटेशन जो मेरा है वो मैं अपलोड करता हूँ सो दैट अपन आज का डिस्कशन जो है वो फॉर्मली स्टार्ट कर सके। पीपीटी आई थिंक सबको विजिबल रहेगा। सो ओवरऑल अगर चेंजेस की बात करें जो पिछले 2 महीने में हुए हैं, एकदम ब्रॉडली ले रहा हूं मैं, उसके बाद में ईच पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी बिजनेस में हुई है अप टू मोर देन 500 करोड़ पे 1 अक्टूबर से, 100 to 500 करोड़ पे 1 जनवरी से, एंड लेस देन 100 करोड़ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। ई इनवॉइस जिनको भी एप्लीकेबल है, आई अंडरस्टैंड सबने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके रिलेटेड क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या अपने को एस्पेक्ट टेक केयर करने की जरूरत है, उसका डिस्कशन करेंगे।
उसके अलावा जो GSTR 1 आपका ऑटो पॉपुलेट होना स्टार्ट हो गया है, वो ई इनवॉइस के बेसिस पे होना स्टार्ट हो गया है। तो उस ई इनवॉइस के बेसिस पे जो GSTR 1 बन रहा है, उसमें अपने को क्या प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, क्या एस्पेक्ट ध्यान में रखने की जरूरत है, कहाँ पे ऐसा हो सकता है जहाँ पे ई इनवॉइस से जो है डेटा प्रॉपर्ली GSTR 1 में फ्लो नहीं हो रहा हो, तो वो चीजों को कैसे टेक केयर करना है। फिर आपका गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ई-वे बिल जो है वो डायरेक्टली आपके ई इनवॉइस से जनरेट होएगा, आपको मैनुअली जनरेट करने की जरूरत नहीं है, या मैनुअली इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि ब्लॉक कर दिया है अदर देन डिलीवरी चालान, जॉब वर्क, वो सब केसेस हैं। तो उसको कैसे टेक केयर करना है वो एस्पेक्ट पे डिस्कशन करेंगे। फिर GSTR 2B है, 3B का जो ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है उसमें कैसे क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, GSTR 2A में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। फिर आपका जो QRMP स्कीम है एंड IFF पोर्टल है, तो QRMP स्कीम बेसिकली जो आपके क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स जो हैं उनके लिए है, और IFF अगर बोले तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो जहाँ पे भी 2A रिकंसिलिएशन करते हैं, अभी तक सबके चैलेंजेस ये आते हैं कि क्वार्टरली जो वेंडर हैं जिनके इनवॉइस 2A में क्वार्टर फिनिश होने के बाद में अपीयर होते हैं, तो 36(4) का जो कंप्यूटेशन होता है 10%, 20%, जो 5% कर दिया, उसमें उन इनवॉइस को कैसे टेक केयर करना है। तो उसके लिए उन्होंने IFF पोर्टल का न्यू रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अपने आई बिलीव जो भी अपना क्लाइंट है, जो आप सब लोग हो, इसमें अपने को किसी को हो सकता है IFF पोर्टल की रिक्वायरमेंट या IFF फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिएगी, बट अपने लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपने वेंडर्स को अपन जो भी ये IFF की लिमिट के अंडर आते हैं, उनको प्रॉपर सजेस्ट करें कि आप प्रॉपर सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि उनका कोई भी गलत सिलेक्शन जो है वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर सकता है, या अगर मैं बोलूँ ब्लॉक नहीं तो भी एटलीस्ट डिले कर सकता है। फिर उन्होंने कुछ लीगल चेंजेस किए हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वो सस्पेंशन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनको पावर दिए हैं, या कैंसिलेशन कर सकते हैं। फिर आप सब लोगों ने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया में देखा होगा कि 1% लाइबिलिटी कैश में पेमेंट करना रहेगा कंपल्सरीली। वो उन्होंने काफी कुछ ऐसा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, उसके एस्पेक्ट को डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन जो है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक म्यूट पे रखें। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए इनफैक्ट कल से या परसों से पोर्टल पे नया फीचर आने लग गया कि जब भी आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे आपको पॉपअप करेगा कि आप अपना आधार नंबर लिंक कीजिए। तो इन चीजों के क्या रेलेवेंस हैं 36(4) में, जहाँ पे 105% पे उन्होंने नया प्रोविजन लेके आ गए हैं, उसके हिसाब से क्या आपने को सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। फिर GSTR 1 अगर फाइल नहीं करते, 3B फाइल नहीं करते हैं, तो GSTR 1 का ब्लॉकेज जो है ई-वे बिल के टाइम पीरियड में चेंज किया है। अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो ई-वे बिल आप जनरेट नहीं कर सकते। एंड कम्युनिकेशन चैनल उन्होंने स्टार्ट किया है कि बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर आप अब डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू बात कर सकते हैं, पोर्टल के थ्रू अपने वेंडर को आप इंटीमेट कर सकते हैं कि आपने ये इनवॉइस नहीं चढ़ाया, आपने ये इनवॉइस गलत अमाउंट का चढ़ाया है। एंड वो जो भी आप इंटीमेट करेंगे वो इंटीमेशन फिर गवर्नमेंट के ऑन रिकॉर्ड पे रहेगा। तो ये वेरियस चेंजेस जो हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ओवर नेक्स्ट 2 days वी आर गोइंग टू डिस्कस on all these changes and the I would say practical implication arising out of all these changes. आज का जो अपना प्राइमरीली डिस्कशन है वो डिस्कशन है एक तो GSTR 2B के ऊपर कि 2B क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसका क्या फीचर एडवांटेज है, 2A से 2B में कैसे ट्रांजिशन करना है, 36(4) जो अपना 105% का लिमिट क्या उसका कैसे कंप्यूटेशन करना है, 3B में किस तरीके से डिस्क्लोजर में अपने को चेंजेस करने हैं 2B के बाद में, एंड ओवरऑल ऐसे ओपन चैलेंजेस कौन से हैं जो अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है या जिसको अपने को एड्रेस करने की जरूरत है, एंड कौन से वेरियस टाइप के एडिशनल रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट है जो अपने को रखना पड़ेगा। दूसरे एस्पेक्ट जो कवर करेंगे वो अदर पोर्टल रिलेटेड चेंजेस के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2B के ऊपर। तो जो 2B का कॉन्सेप्ट है उसका क्यों गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, अगर अपन इसको ब्रॉडली समझें तो अभी तक एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता था कि 2A जो आपका है वो डायनामिक स्टेटमेंट होता था,
कि आज आप 2A डाउनलोड करेंगे तो लेटेस्ट से उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 10 करोड़ का अमाउंट आ रहा है। आप 3 दिन बाद में डाउनलोड करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि उस 10 करोड़ में से 3 सप्लायर थे जिनकी 15 लाख की वैल्यू थी, वो सप्लायर उसमें से आउट हो गए। कुछ सप्लायर ने इनवॉइस का अमेंडमेंट कर दिया, किसी ने एडिशन कर दिया, या कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपका 2A एक डायनामिक डॉक्यूमेंट था, हर डाउनलोड में वो अलग नंबर उसमें आते थे। तो बिजनेस के लिए ये चैलेंज था कि उसको कैसे रिकंसाइल करें। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिपार्टमेंट के जब नोटिस आ रहे हैं 2A वर्सेस 3B, उसमें क्या होता है कि हर 2A जो भी वो नंबर डिपार्टमेंट जिस दिन नोटिस इश्यू करता है वो उनके बैकएंड पे जो 2A नंबर दिखता है उसके बेसिस पे नोटिस इश्यू करते हैं। डेटा से नोटिस आने में 4 दिन लगता है, उसके बाद जब 2A डाउनलोड करते हैं उस पीरियड में आपका 2A का नंबर बदल जाता है। फिर बात आती है कि 3B फाइल करने के लिए अपने को 110% पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की लिमिट परमिसिबल है। तो अगेन वहां पे लो ऐसा बोलता है कि आपको 11th तक, जब तक सामने वाला GSTR 1 भरे उसके बेसिस से आपको इनपुट लेना है। बट 2A में हो सकता है सामने वाला GSTR 1 11 12 13 कब भर रहा है वो अपने को नहीं पता। तो उसका पता हुए बिना जो अपना वो कंप्लायंस करना है कि 110% ऑफ इनपुट अपीयरिंग इन 2A, उसका इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। सो कंसीडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट, गवर्नमेंट ने 2A के अलावा ये एडिशनल फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिस फीचर को उन्होंने 2B का नाम दिया है। तो ये 2B जो आपका है वो नोटिफिकेशन 82 से आया है, जिसमें आपके ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स का स्टेटमेंट रहेगा जो ट्रांजैक्शन लेवल पे भी अवेलेबल रहेगा एंड आपको फाइनल टोटल समरी लेवल पे भी अवेलेबल रहेगा। इस 2B का सोर्स क्या रहने वाला है, जो भी आपके काउंटर पार्टी सप्लायर हैं जिन्होंने GSTR 1 भरा है या GSTR 5 जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के ऊपर है, या GSTR 6 जहाँ पे आपके वेंडर या आपका खुद का ISD यूनिट है जिसने रिटर्न भरा, तो वो आपके इसमें 2B में अपीयर होएगा। फिर आपका कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो जो अभी तक आपका 2A में नहीं आता था, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे, वो आपका 2B में अपीयर होना स्टार्ट होएगा। तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आपका 2B में जो है वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होने वाला है। 2B का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो 2B का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक आपका सर आपकी वॉइस चली गई। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। तो जो जनवरी में जो वेंडर्स ने अपने को सप्लाई किया है, ये मान के चलते हैं कि वो वेंडर जो है 11th ऑफ फरवरी तक अपना GSTR 1 फाइल करेंगे। तो 2B का क्या पोजीशन है? एक पर्टिकुलर डेट उन्होंने फ्रीज कर दिया जो आपका 13th ऑफ ईच मंथ है, क्योंकि 13th तक आपका ISD का रिटर्न फाइल होता है। तो 13th की नाइट को 11:59 तक जो भी रिटर्न आपके फाइल हो गए उसके बेसिस पे 13th के मिडनाइट को, मतलब 14th के अर्ली मॉर्निंग को आपका 2B जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो जो आपका 2B जनरेट होएगा, उस 2B में क्या आएगा? पिछले महीने के, मतलब जनवरी महीने के जो भी ट्रांजैक्शन आपके वेंडर ने या आपके ISD रिटर्न में, या आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं जिसका आपने बिल ऑफ एंट्री जनवरी के मंथ में फाइल किया था, वो सारे ट्रांजैक्शन आपके 14th की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग को जो 2B आप डाउनलोड करोगे उसमें लाइन आइटम लेवल पे एंड समरी लेवल पे आपका 2B के वो डिटेल सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आने वाले हैं। मोर इम्पोर्टेंटली वो 2B आप भले 14th को डाउनलोड करो, भले 20th को डाउनलोड करो, भले आप 2 साल बाद में डाउनलोड करो, वो 2B का नंबर वही फिक्स नंबर रहने वाला है, वो नंबर चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, अनलाइक 2A जो आपका एक डायनामिक डॉक्यूमेंट था।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको अब ये हुआ कि एक आपका डॉक्यूमेंट जो है ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। जहां तक इसकी इफेक्टिव डेट की बात है तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 जनवरी 2021 से ये इफेक्टिव है और इसमें न केवल फॉरवर्ड चार्ज की बल्कि आरसीएम की डिटेल जो आपके वेंडर आपको सप्लाई कर रहे हैं वो चीजें भी आपका इसमें आने वाला है। तो अगर इसका अपन सोर्स की बात करें तो कब कब अवेलेबल होएगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर, तो अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च मंथ के एक क्वार्टर समझूं तो फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब जनवरी एंड फरवरी मंथ का जो 2B है वो आपको 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ अवेलेबल होएगा। थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर जो है वो भी आपका 14th को, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इफेक्टिवली आपको 2B जो है वो 14th को अवेलेबल होएगा फॉर ईच मंथ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, तो जैसे मैंने बताया पिछले महीने के 12th से लेके नेक्स्ट मंथ के 11th के बीच में जिसने GSTR 1 फाइल किया है, जो अगर मंथली फाइलिंग वाले हैं उन्होंने जो GSTR 1 फाइल किया है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग वाले जो हैं, जो IFF फैसिलिटी की बात है, IFF फैसिलिटी को एनीवे अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो IFF फैसिलिटी वाले जो हैं उनका टाइम लिमिट 13 तक का है। तो GSTR 1 जिसके टाइम लिमिट 11 तक है, इनके टाइम लिमिट 13 तक है। तो 13 तक जो IFF फाइल कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, IST का आपको मिलेगा, इंपोर्ट वगैरह वो सब चीजें आपको इसमें मिलने वाले हैं। क्या इसके बेनिफिट हैं, नीड हैं, वो ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके कि क्यों 2B की जरूरत थी। तो 2B का प्राइमरीली जो रिक्वायरमेंट था वो 2A के जो लिमिटेशन थे उसके वजह से आपके 2B की रिक्वायरमेंट थी। अब एक काम करते हैं, एक पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, पोर्टल पे लॉगिन करके एक्चुअल में एक 2B की टेबल को समझते हैं कि पोर्टल पे कैसे आ रहा है एंड उस टेबल में क्या टाइप के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं एंड कैसे अपने को उसको इंटरप्रेट करना है, कैसे उन ट्रांजैक्शन को देखते हुए उसको कंप्लायंस करना है। तो निकिता मेरे साथ में है, निकिता लॉगिन करेगी और लॉगिन करके जो भी 2B की टेबल पोर्टल पे आती है उसको निकिता समझाएगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप आई एम ऑडिबल। मैं एक लॉगिन करके आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से अपने पास में 2B अवेलेबल होगा। तो सिंपली जैसे अपन जिस चीज की सर बात कर रहे थे कि आधा ऑथेंटिकेशन आने लग गया है, तो ये आप देखेंगे जब भी आप लॉगिन करो ये हमेशा आपका एज अ पॉपअप अवेलेबल होगा। जिस भी पीरियड के अपने को रिटर्न 2B देखनी है, अपन उसके रिटर्न फाइलिंग पीरियड में चले जाते हैं। तो दिसंबर की 2B अभी 14 को अवेलेबल होगी, तो मैं एक बार नवंबर की 2B आपको दिखाती हूँ। 14 दिसंबर को जनरेट हो गई थी। यहाँ पे अपना पहले 2B का फील नहीं हुआ करता था, बट अब यहाँ पे आ रहा है। पोर्टल इसके 2 वर्जन होते हैं, एक तो पोर्टल पे भी आप देख सकते हैं, आप इसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर ईज मैं एक बार भी आपको पोर्टल पे बता रही हूँ। इस टाइप से अपना 2B का फॉर्म रहता है। यहाँ पे एक समरी है, यहाँ पे अदरवाइज ऑल टेबल्स आ जाती हैं। एक बार समरी से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी डिटेल्स कहाँ पे विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल। 2B अपने लॉजिक से या GST नेटवर्क ने अपने लॉजिक से कुछ डिफरेंस किया है, जहाँ पे भी अपने को ITC मिल जाएगा उनमें, और जहाँ पे भी ITC नहीं मिलेगा उसमें। नहीं मिलने की 2 कैटेगरीज हो सकते हैं जिसपे अपन बाद में आएंगे। अभी एज्यूम करते हैं कि सारा ITC अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे किस किस पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट A होगा जिसका आप इनपुट ले सकते हैं अपनी 3B में, और यहाँ पे पार्ट B आ जाएगा जिसका रिवर्सल आपको अपनी 3B में करना रहेगा। पार्ट A अपना 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो मैं एक बार सारे अपन देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो पार्ट A की है वो है ऑल अदर ITC सप्लायर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये अपना नॉर्मल B2B सप्लायर्स होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि यहाँ पे इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स को उसने कंसिडर किया है, बट कोई भी क्रेडिट नोट्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। तो जो भी सप्लायर ने इनवॉइस और डेबिट नोट चढ़ाया है वो, प्लस उसके कोई भी अगर अमेंडमेंट्स है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे इस केस में मेरा इनपुट आ रहा है IGST का 57,000 का, तो वो इनवॉइस इस महीने में किसी ने चढ़ाया होगा, उसी कट ऑफ पीरियड में जो आपको सर ने बताया था
और उसका ही आपको यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो उसका डिटेल्स भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका अमेंडमेंट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो सपोज अगर आपका जुलाई मंथ में किसी वेंडर ने एक इनवॉइस चढ़ा दिया था और अब उसको वो अमेंड कर रहा है, वो या तो वैल्यू को कम कर रहा है या किसी और जीएसटी नंबर पे जाना चाहिए था उसको करेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वो माइनस में आने लग जाएगा क्योंकि वो इनपुट आपको कभी मिलना ही नहीं था। तो इस टाइप से आपका इनवॉइस, डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स सारी चीजें कवर होंगी। इसके बाद में ये वाला इनपुट है, इसके लिए ये कहता है कि ये आप इनपुट 3B में लेके जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज इसके लिए ये है कि यही वाला इनपुट से वो 110-105% की कैलकुलेशन करेगा, तो अपने को बहुत ध्यान रखना है कि ये इस इनपुट में आ क्या क्या रहा है। इसको मैं बंद करती हूँ। इसके बाद में मैं इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी में जा रही हूँ। आईएसडी में भी कोई भी इनवॉइस और कोई भी अमेंडमेंट जो भी आपकी 13 तारीख तक आईएसडी की रिटर्न फाइल हो गई थी, वो वाले डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। सिंस यहाँ पे कोई आईएसडी है तो कोई अमाउंट्स नहीं आ रहे हैं। इसके बाद रिवर्स चार्ज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि गवर्नमेंट ने असेस किया है कि रिवर्स चार्ज में भी आपको कितना पेमेंट करना है। जो भी मेरा वेंडर है, जैसे कोई ट्रांसपोर्टर लेते हैं जो बाय चांस रिटर्न करता है, अगर उसने अपने जीएसटीआर 1 में रिवर्स चार्ज वाले कॉलम पे यस क्लिक किया है तो वो आपके यहाँ पे रिवर्स चार्ज में आना शुरू कर देंगे। अब पॉइंट ये आ जाता है कि गवर्नमेंट इसकी भी ट्रैकिंग करेगी, इस पे बाद में थोड़ा सा आएंगे, बट कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट जो भी रिवर्स चार्ज का वेंडर ने फाइल किया है प्रीवियस मंथ में, वो यहाँ पे आना शुरू कर देगा। सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी डिटेल्स आ जाएंगी क्योंकि आईसीएट को लिंक कर दिया है, तो जो भी ओवरसीज से है प्लस उसके अमेंडमेंट्स, जो भी एसीजेड से है प्लस उसके अमेंडमेंट्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। अगर हम किसी के भी ब्रेकअप में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, मैं एक्सेल से उसको आपको एक्सप्लेन ज्यादा बेटर करूंगी। तो अगर अपन आईटीसी अवेलेबल कॉलम के जो सेग्रीगेशन देखें तो फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट, रिवर्स चार्ज का इनपुट, रिवर्स चार्ज आईएसटी का इनपुट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, चारों टाइप के जो इनपुट है इसका इन्होंने ब्रेकअप दिया है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है जो इस बार ये लेके आए हैं कि मेरा B2B इनवॉइस एंड उसका इनवॉइस का अमेंडमेंट। तो बहुत सी बार ये हो सकता है कि लेटेस्ट से मेरा इनवॉइस इस महीने में 1000 रुपीज का है केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट में, बट मेरे वेंडर ने पुराने किसी इनवॉइस का अमेंडमेंट किया जिसके वजह से मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 10,000 से कम हो गया। अभी तक क्या था, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रहती थी, तो जैसा अपने को कंप्यूटेशन में लगता था वो हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। बट उस पर्टिकुलर केस में क्या होएगा, अभी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में 1000 दिखेगा, अमेंडमेंट में आपका नेगेटिव 10,000 दिखेगा क्योंकि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे फाइनली टोटल की जो बात करेंगे वो आपका 1000 माइनस 10,000 9,000 नेगेटिव नंबर आएगा। इसका मतलब आपको करंट मंथ में इनपुट लेने के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कुछ एक ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन अब गवर्नमेंट के पास में, डिपार्टमेंट के पास में रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपके पास केवल 3-4 दिन का टाइम है क्योंकि 14 को ये अवेलेबल होएगा। 20 तक आपको 3B भरने हैं और आपको इसको रिकंसाइल करते हुए भरने हैं। अगर कुछ रिकंसाइल नहीं होता है, डिपार्टमेंट इसको कैसे देखेगा, वो चीजों पे अपन आगे के डिस्कशन में आने वाले हैं। तो ये पार्ट ए जो है ये आईटीसी अवेलेबल वाला पोर्शन है। क्या चीजें इसमें नहीं आ रही है अगर वो देखें, एक आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस जिस पे रिवर्स चार्ज होता है वो इसमें नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर आपका डोमेस्टिक आरसीएम ट्रांजैक्शन है जहाँ पे वेंडर अनरजिस्टर्ड है कि आपने लॉयर से सर्विस लिया, आपने स्पॉन्सरशिप का सर्विस लिया, आपने ट्रांसपोर्टर से सर्विस लिया, जो सारे अनरजिस्टर्ड हैं, तो वो चीजें इसमें कैप्चर नहीं होगी बिकॉज काउंटर पार्टी ऐसा कोई नहीं है जो जीएसटीएन को इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो ये पार्ट ए जो निकिता ने बताया है आईटीसी अवेलेबल है जिसको अपने को 3B भरने के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पार्ट बी आईटीसी रिवर्सल की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रेडिट नोट्स ऊपर अपने आईटीसी अवेलेबल में कहीं पे भी विजिबल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक ये चीज कर दिया है कि क्रेडिट नोट्स को आपको इनके अकॉर्डिंग, 2B के अकॉर्डिंग, आपको इसको अदर रिवर्सल वाले कॉलम में लेके जाना पड़ेगा। क्रेडिट नोट्स में भी 3 टाइप के क्रेडिट नोट्स, आईएसडी के क्रेडिट नोट्स या नॉर्मल B2B के क्रेडिट नोट्स। तो जब ऐसे एक डिफरेंस अपने को ये क्रिएट करना रहेगा, जो भी अपना इनपुट रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर है, उसमें से अपने को क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शंस अलग से आइडेंटिफाई करके रखनी पड़ेगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू
2B का जो फॉर्म आया है, जो एडवाइजरी आई है, वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि क्रेडिट नोट का रिवर्सल करेंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि इनको क्रेडिट नोट के फिगर को 36 यानी वो 5% या 105% वाले कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए इन्होंने इसको अलग से यहाँ पे दिखाना शुरू किया है। तो जब क्रेडिट नोट में एक चैलेंज और आता था अभी तक कि क्रेडिट नोट का प्रोविजन ये बोलता है कि एज ए सप्लायर मैं क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता हूँ प्रोवाइडेड जो मेरा बायर है या जो रिसिपिएंट है वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करे। अभी तक उसका कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म अलग से नहीं था। अब इससे क्या होएगा, एज ए रिसिपिएंट इस पर्टिकुलर मंथ में जितने भी क्रेडिट नोट मेरे ऊपर मेरे वेंडर्स ने रेज किए हैं, मेरे को उन क्रेडिट नोट का इफेक्ट कहीं ना कहीं पे जीएसटीआर 3B में देना पड़ेगा। पहले की जो प्रैक्टिस जिसमें डाइवर्जेंट प्रैक्टिस होती थी कि मैं इनपुट है वो नेट अवेल करूं, मतलब 100 का इनवॉइस था, 10 का क्रेडिट नोट था, तो मैं नेट 90 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करूं। अभी दूसरा प्रैक्टिस ये था कि मैं 100 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करूं, 10 के क्रेडिट नोट को 3B में अदर रिवर्सल में दिखाऊं। अभी यहाँ पे जो इन्होंने एडवाइजरी इश्यू किया है, उस एडवाइजरी में इन्होंने क्लियरली बोला है कि क्रेडिट नोट का रिवर्सल जो है आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, जिस रिवर्सल को न केवल ये अपने से लिंक करेंगे एज ए रिसिपिएंट, बल्कि कल को सप्लायर के एंड पे भी जब वो क्रेडिट नोट चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये देख सकते हैं कि आपके बायर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया है क्या, क्योंकि अगर रिवर्स किया है तो कस्टमर के जो है 3B में वो अलग से अदर रिवर्सल में दिखेगा। क्रेडिट नोट जो है एक ये सर्टेनली चैलेंजिंग सिनेरियो बनने वाला है न्यू सिस्टम में कंपेयर टू अर्लियर सिस्टम, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिकली नहीं अवेलेबल होती थी और उसको नेट ऑफ करके इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम बहुत सारे बिजनेस सिनेरियो में फॉलो हो रहा था। तो ये जो आपका है आईटीसी अवेलेबल का टैब हुआ, जो निकिता ने प्राइमरी 2 टैब बताए थे, तो जिसमें आईटीसी अवेलेबल इटसेल्फ में 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए आईटीसी अवेलेबल, पार्ट बी आईटीसी रिवर्सल। अब आते हैं आईटीसी नॉट अवेलेबल पे। इस केस में अपनी 2 कंडीशंस होती हैं जहां पे जीएसटी नेटवर्क इसको आईटीसी नॉट अवेलेबल में लेके जाएगा। सबसे पहली ये कंडीशन है कि आपकी 16/4 यानी इस साल के इनवॉइसेस अगले साल के सितंबर तक आपके जीएसटीआर में चले जाने चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो डायरेक्टली वो इन चीजों को लेके चला जाएगा आईटीसी नॉट अवेलेबल में। दूसरी कंडीशन ये है कि जहां पे सप्लायर का स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक ही स्टेट में है, जैसे अगर आशीष सर ने निकिता को सप्लाई किया तो आशीष सर गुड़गांव में है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड़गांव में है, लेकिन निकिता किसी और स्टेट में दिल्ली में है, तो उन केसेस में सिंस मेरे पास इनपुट उसका नहीं मिलेगा तो ये आईटीसी नॉट अवेलेबल के प्रोविजन में चला जाएगा। तो इसका क्लासिक एग्जांपल अगर अपन देखें, होटल का केस होता है, जहाँ पे लेटर से अपना एम्प्लॉई अपने पेरेंट स्टेट से दूसरे स्टेट में गया और वहां पे उसने होटल में अपना जीएसटी नंबर दे दिया। होटल वाला क्या करेगा, जीएसटी नंबर के बेसिस पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा, बट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होएगा, जहाँ पे होटल लोकेटेड है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है। तो एज ए रिसिपिएंट अभी मेरे वो इस 2B में अमाउंट जो है वो आईटीसी नॉट अवेलेबल में आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हाँ, तो आईटीसी जो इस पर्टिकुलर केस में जो दूसरे स्टेट में होटल है, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली आईटीसी नॉट अवेलेबल में चला जाएगा। ये एक सिनेरियो। दूसरा क्या हो सकता है कि लेटर से मैं यहाँ पे गुड़गांव में हूँ और आप लेटर से राजस्थान में है, मैंने सप्लाई किया गुड़गांव से राजस्थान में, जिसपे मैंने आईजीएसटी चार्ज किया, उस पे जो मैंने आईजीएसटी चार्ज किया, बट मैंने रिटर्न भरते टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान के बजाय दिल्ली दिखा दिया। तो मैंने दिखाया आईजीएसटी, बट मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेट है उसके बजाय कोई दूसरा स्टेट दिखा दिया, तो आपका वो आईटीसी नॉट अवेलेबल में, आईटीसी अवेलेबल आईटीसी सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक। ओके ओके। तो उस केस में अगर मेरा रिसिपिएंट अगर राजस्थान में है और मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली डाला है तो भी वो आपका आईटीसी अवेलेबल है। ओके, नॉट अवेलेबल में केवल वही आएगा जिसमें सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में। ओके, सही, ठीक है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा करेक्शन है
आगे एग्जांपल लेंगे उसमें वापस रिक्वायरमेंट होगा तो क्लियर कर देंगे। तो अनिकेत आगे उसमें क्या है? आईटीसी नॉट अवेलेबल के फिर से वही 4 पार्ट्स है। ऑल अदर आईटीसी, इनवर्ड आईएसडी, रिवर्स चार्ज। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मेरे किसी सप्लायर ने रिवर्स चार्ज अगले साल के सितंबर से लेट चढ़ाया, से 11 अक्टूबर की डेट होती है तो उसमें 13 अक्टूबर को अगर ये चढ़ाया तो ये मुझे को पे तो करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू एडवाइजरी और अकॉर्डिंग टू इसके ऑटो पॉपुलेशन। इसके बाद में पार्ट बी में अदर्स आ रहा है, जहाँ पे वापस से आपका क्रेडिट नोट का सारे अमेंडमेंट्स है। ऊपर सारे इनवॉइस और डेबिट नोट्स है और यहाँ पे सारे क्रेडिट नोट्स है। ये अपना पोर्टल का जीएसटीआर 2B हुआ। एक्सेल में अगर इसको देखना रहेगा तो वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो एक चीज कई बार ये मिथ होता है कि आईटीसी नॉट अवेलेबल जो है इसमें मेरा इनएलिजिबल आईटीसी भी आएगा क्या? तो इनएलिजिबल आईटीसी जो है वो पोर्टल को कभी नहीं पता लगने वाला कि कौन सा आपका 17.5 का या ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो कहीं भी नहीं आने वाला। ये केवल वही ट्रांजैक्शन है जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपके स्टेट से डिफरेंट है, जहाँ पे वेंडर ने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया है, और दूसरे वो केसेस जहाँ पे वेंडर ने जो सितंबर के बाद में कोई पुराना इनवॉइस डालते हैं या उसमें अमेंडमेंट डालते हैं, वो चीजें इसमें। तो वो 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पे इन्होंने कैप्चर किए हैं जो फॉर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास में, बट आपको उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके ब्रॉड फीचर थे जो आपके 2B का था। अभी प्रैक्टिकली ये 2B को कैसे इम्प्लीमेंट करना है या क्या इसके रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उन कुछ चीजों पे स्टार्ट करते हैं। इन साथ में ये भी देखते हैं कि 2B आने के बाद में 2A का क्या रेलेवेंस है। देखिए एक चीज आप 2A और 2B के बीच में फंडामेंटल एक एस्पेक्ट को और समझिए। लेटेस्ट से आपका कोई सप्लायर है जिसने अक्टूबर 20 का जीएसटीआर 1 जो है वो आज फाइल करता है, मतलब आज आपका 7 जनवरी 2021। तो जब 2A आप डाउनलोड करेंगे तो उस 2A के केस में अक्टूबर के जो भी इनवॉइसेस जिसका जीएसटीआर 1 वो आज फाइल कर रहा है वो आपके 2A में अक्टूबर में जाके दिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर का जीएसटीआर 1 अगर वो लेट फाइल कर रहा है तो भी आपका 2A में जो है वो अक्टूबर के मंथ में जाके दिखेगा। ये 2A में ऑटो पॉपुलेट जो होता है उसका एक लॉजिक ये है। इसी को इस तरीके से देखते हैं कि लेटेस्ट से आपके सप्लायर ने अक्टूबर में जीएसटीआर 1 भर दिया था, बट भूल से आपका एक इनवॉइस था जिससे आपने सप्लाई रिसीव किया था, वो इनवॉइस अक्टूबर में रिपोर्ट होना रह गया और उस इनवॉइस को सप्लायर जो है वो जनवरी 21 में रिपोर्ट करता है। जब सप्लायर उसको जनवरी 21 में रिपोर्ट करता है, उस सिनेरियो में वो इनवॉइस जो है जनवरी के 2A में आपको दिखेगा। तो इफेक्टिवली 2A किससे लिंक है? 2A इससे लिंक है कि इस मंथ के जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने आपका इनवॉइस रिपोर्ट किया है। 2B की बात करते हैं। 2B में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर ने किस मंथ के जीएसटीआर 1 में डाला है। 2B केवल इसी लॉजिक पे है कि आज की कैलेंडर डेट कौन सा है। आज का कैलेंडर डेट 7 जनवरी है, तो आज के दिन जो भी जीएसटीआर 1 फाइल होएगा वो जीएसटीआर 1 में जो भी इनवॉइस है, भले पिछले 6 महीनों के इनवॉइस आप एक साथ अपलोड कर रहे हो, वो सारे के सारे जो 14 जनवरी को 2B अवेलेबल होएगा उस 2B में आने वाला है। टू दैट एक्सटेंट आपका 2A एंड 2B इन दोनों में आपका एक हमेशा डिफरेंस अराइज हो सकता है। अदर देन दैट 2A 2B की बात करें तो 2B वगैरह में जो ये सेपरेट बास्केट आता है कि कौन सा आपका अवेलेबल है कौन सा आपका नॉट अवेलेबल है, वो चीजें कहीं भी आपकी 2A में आने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि जो 105% कंसिडर करना है उसके लिए क्या कंसिडर करना है, 2A को कंसिडर करना है कि 2B को कंसिडर करना है। तो गवर्नमेंट के इस लॉजिक को अगर देखें, जिस ऑब्जेक्टिव से वो 2B लेके आए हैं, उस लॉजिक के हिसाब से आपको 36(4) के लिए 2B को कंसिडर करना स्टार्ट करना रहेगा। 2A को अब आपको इग्नोर करना रहेगा 36(4) के रिकंसिलिएशन के लिए। अब आपको स्ट्रिक्टली 2B फॉलो करना है। जहां तक रूल 36(4) की बात करते हैं, रूल में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि 2A के बेसिस पे है कि 2B के बेसिस पे है, बट ऑब्जेक्टिव जो 2B का है, एंड इनफैक्ट अगर आप जीएसटीआर 3B जो आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है अभी,
उस 3B में भी ये डेटा सारा है वो 2B से फ्लो हो रहा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के 105% के रूल के लिए 2B को कंसिडर करना रहेगा। रही बात डिपार्टमेंट के नोटिस की, अभी तक जो डिपार्टमेंट नोटिस 2A के बेसिस पर निकालता आ रहा है, आगे हाईली पॉसिबल है कि डिपार्टमेंट उस नोटिस को 2B के बेसिस पे निकालना स्टार्ट करे, क्योंकि 2B एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होने वाला है जिसमें आपके पास में भी कुछ ये प्ली नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन चेंज होगी, और डिपार्टमेंट को भी अननेसेसरी वो एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कि नोटिस रेज किया था तब क्या 2A था, जब असेसी ने फाइल किया तब क्या 2A था। एक आपका 2A में जो नया फीचर, 2A का रिलेवेंस अभी क्या है, 2A में एक नया फीचर ऐड हुआ है कि आपके वेंडर का 3B का फाइलिंग स्टेटस वो बताता है। ये फाइलिंग का स्टेटस आपका 2B में नहीं आता, टू दैट एक्सटेंट आपका जो है वो 2A की रिलेवेंसी रहने वाली है। एक ये क्वेश्चन है जो अभी ओपन क्वेश्चन है कि रिफंड एप्लीकेशन में क्या करना है, क्योंकि अभी तक जो सर्कुलर है जो रिफंड से डील करते हैं वो सारे सर्कुलर 2A का लिंक करने की बात करते हैं, बट अभी इसके बाद में 2A से होना है कि 2B से होना है, अभी तक कोई गवर्नमेंट का फ्रेश सर्कुलर नहीं आया है। बट अगर इसको इस तरीके से देखें कि जो 2B का ऑब्जेक्टिव है उसके बाद में लगता ऐसे है कि कहीं ना कहीं पे 2B से फ्लो होना चाहिए, बट अभी कंक्लूसिव कमेंट करना इसके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है। अब कुछ ये चीजें डिस्कशन करते हैं कि 2B आने के बाद में क्या क्या इश्यूज आके खड़े होने वाले हैं। तो सबसे पहले अब इस पूरे डिस्कशन को जो है अपना उसको दो पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक वो पीरियड जो आपका जब तक 2B नहीं आया, मतलब 31 दिसंबर 2020, जब तक आपका 2B इफेक्टिव नहीं हुआ। दूसरा आपका पीरियड है 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2021। इन दोनों पीरियड को किस तरीके से देखना है, इसको समझने के लिए पहले 2A में किस तरीके से रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक अगर मैं जो अपने क्लाइंट बेस है अगर उनको मैं कंसिडर करूं, नॉर्मली दो टाइप की अप्रोच चल रही है। एक अप्रोच ये है कि क्लाइंट जो है 20th से पहले इनवॉइस लेवल पे आप लोग रिकंसाइल करते हो, और इनवॉइस लेवल पे रिकंसाइल करके जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें अवेलेबल दिख रहा है, आप उसका 105% या 110% तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो। जिनका नहीं दिख रहा उसका वेंडर से फॉलो अप होता है। दूसरे कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स वो है जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और 3-4 दिन में इनवॉइस लेवल पे रिकंसिलिएशन करना पॉसिबल नहीं होता है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि 2A में जो भी अमाउंट आ रहा है उसको एग्रीगेट लेवल पे 3B से कंपेयर करते हैं, या जो आपके बुक्स का इनपुट है उससे कंपेयर करते हैं। अगर आपको विद इन लिमिट ऑफ 10% है तो उसका पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। 3B फाइलिंग के बाद में या फिर क्वार्टरली या 6 मंथली इनवॉइस लेवल पे रिकंसाइल करते हैं, और रिकंसाइल करके वेंडर से कम्युनिकेशन करते हैं, और आगे के पीरियड में वेंडर GSTR1 में फाइल करे उसका फॉलो अप चलता है। गवर्नमेंट का जो सर्कुलर था 2A के लिए, वो गवर्नमेंट का सर्कुलर ये था कि आपको 2A का जो रिकंसिलिएशन करना है 110% के लिए, वो आपको कम्युलेटिव बेसिस पे करना है। बट मैं कितना भी कम्युलेटिव बेसिस पे करूं, अल्टीमेटली जो है मेरे को उस पे इनवॉइस लेवल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं हर महीने 10% का बफर लेता जा रहा हूं तो 12 महीने में जाके मेरा 120% का बफर हो जाएगा, जिसको जब मैं GSTR 99 से भरूंगा तो उसमें मेरा काफी बड़ा नेगेटिव नंबर दिखना स्टार्ट होएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरे को है उसमें इनवॉइस लेवल पे रिकंसिलिएशन करना पड़ रहा है पास्ट में। केवल डिफरेंस ये है कुछ लोग 3B भरने से पहले करते हैं, कुछ लोग 3B भरने के बाद में करते हैं। अब जब जनवरी में आने की बात करते हैं तो दिसंबर तक जो आपका सिचुएशन आ रहा है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के बीच में इन्होंने लेके आए अप्रैल 20 से मार्च 21 के बीच में। तो इस पीरियड को अगर अपन पेक्यूलियरिटी देखें क्या है, सबसे पहले अप्रैल टू अगस्त के बीच में कोविड पीरियड के टाइम पे उन्होंने बोला था कि आपको रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है, आप सितंबर में एक साथ सारा रिकंसिलिएशन करके जो भी 36(4) के हिसाब से आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, तो सब लोगों ने वो सितंबर में रिकंसाइल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। एक फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट, लास्ट ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका छूटा हुआ था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने करंट पीरियड में सितंबर तक अवेल किया है। ये आपका सेकंड सिनेरियो हुआ।
थर्ड आपका जो बात करते हैं पोस्ट सितंबर, जो आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने रूटीन लेवल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, जिसमें केवल करंट ईयर के इनवॉइस होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के इनवॉइस नहीं होने वाले। अब आज के दिन पोजीशन ये हो सकती है 31 दिसंबर में कि किसी के इनवॉइस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 3B में ले रखा है वो 2A से एक्सीड कर रहा है, और जनवरी फरवरी में जब जाएंगे तो पुराने 2A या पुराने इनवॉइस जो वेंडर ने नहीं डाले वो फ्यूचर के 2A 2B में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो इस ट्रांजिशन को कैसे मैनेज करें? तो इस ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपने को नेचर ऑफ डिफरेंस समझने पड़ेंगे कि कौन से आपके डिफरेंस है वो टेम्परेरी डिफरेंस है, कौन से डिफरेंस आपके परमानेंट डिफरेंस आने वाले हैं। तो इसको मैं अगर थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन करूं तो कैसे इसको कर सकते हैं। पिछले 9 महीने मतलब अप्रैल से दिसंबर तक का जो भी आपका सीबी में आपने इनपुट लिया है, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। कितना इनपुट आपका 2021 से रिलेटेड है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। आप इसका 2 बास्केट में सेग्रीगेट कर लो। जब प्रीवियस ईयर की मैं बात करता हूं तो वो ट्रांजैक्शन जिसका डॉक्यूमेंट डेट है वो प्रीवियस ईयर है, तो मार्च का इनवॉइस है, फरवरी का इनवॉइस है, कोई भी आपका लास्ट ईयर का डेट है, ये आपने 2 सेग्रीगेट किया। फिर आप अपना करंट 9 मंथ का 2A डाउनलोड कीजिए। करंट 9 मंथ का 2A डाउनलोड करके आप ये देखिए कि इस पीरियड में कितने इनवॉइस आपके आ रहे हैं जिसमें इनवॉइस डेट प्रीवियस ईयर का है, जहां पे वेंडर ने अप्रैल मई जून सितंबर तक जो है लास्ट ईयर के इनवॉइस रिफ्लेक्ट किए। इन इनवॉइसेस को आप 2A से हटा दीजिए। तो आपको इफेक्टिवली क्या किया, 3B में इनपुट लिया आपने, उसको सेग्रीगेट कर लिया, इनवॉइस डेट पर्टेनिंग टू लास्ट ईयर, इनवॉइस डेट पर्टेनिंग टू करंट ईयर। सिमिलरली 2A में आपने जो इनवॉइस आ रहे हैं उसको सेग्रीगेट कर लिया, इनवॉइस पर्टेनिंग टू लास्ट ईयर, इनवॉइस पर्टेनिंग टू करंट ईयर। जो भी आपके लास्ट ईयर के इनवॉइस 2A में आ रहे हैं, 3B में आ रहे हैं, आप उन दोनों को सेपरेट रिकंसाइल कीजिए, और सेपरेट रिकंसाइल करके ये देखिए कि उसमें कौन से इनवॉइस अभी भी अपीयर नहीं हो रहे हैं। जो नहीं अपीयर हो रहे हैं उसके लिए आप वेंडर से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेंडर का रिटर्न फाइलिंग का टाइम लिमिट चला गया। आपको कहीं ना कहीं पे वेंडर से फॉलो अप करना पड़ेगा, और फॉलो अप करके ये देखना पड़ेगा कि आपको उसका पैसा डिडक्ट करना है या मैटर को लिटिगेशन में लेके जाना है। ये आपके फर्स्ट क्लास ऑफ इनवॉइसेज हैं जो आपके रिकंसिलिएशन हो। दूसरे टाइप के अब आपके ट्रांजैक्शन वो हैं जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट करंट ईयर में ले रखा है और जिसके 2A में भी करंट ईयर में आ रहे हैं। ये अगेन वो सेट ऑफ ट्रांजैक्शन है जो आपके मैच हो चुके। थर्ड सेट ऑफ ट्रांजैक्शन अब वो होने वाले हैं जिसको आप करंट ईयर के 3B में इनपुट ले चुके, बट अभी तक वो करंट ईयर के 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हुए हैं टिल दिसंबर। क्वाइट पॉसिबल है कि वो इनवॉइस आपके जनवरी फरवरी मार्च मंथ में अपीयर हुए। अब पॉइंट ये आएगा कि जब जैन फेब मार्च में अपीयर हो रहे हैं तो वो इनवॉइस आपके 2B में आने वाले हैं। तो वो इनवॉइसेस को आपके पास जब 2B में आने वाले हैं, तो जो अपन ने पोर्टल पे निकिता ने जो डिस्प्ले किया कि आपका आईटीसी अवेलेबल में वो इनवॉइस आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 105% का जो मेरे को कंप्यूटेशन करना है, उस कंप्यूटेशन के लिए उन इनवॉइसेस को मैं किस तरीके से कंसीडर करूं? उन इनवॉइस को मेरे को कंसीडर उन इनवॉइस को मेरे को जी कंसीडर बताइए। करना, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, एक बार म्यूट पे कर दीजिएगा प्लीज। तो वो इनवॉइस जो मैं पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका, वो इनवॉइस जो 2B में आ रहे हैं उसको मेरे को 105% के लिए कंसीडर करना है क्या? तो यहाँ पे जो है लॉ की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, लॉ की तरफ से ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे इस ट्रांजिशन को सेपरेट रखने के लिए आपको वो इनवॉइस सेपरेट आइडेंटिफाई रखना चाहिए, एंड आइडेंटिफाई रख के उसको 105% की कंप्यूटेशन में कंसीडर नहीं करना चाहिए, कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो अगर लेटेस्ट से वेंडर आपका इनवॉइस अब GSTR1 अब भरता है तो आपके वो पुराने 2A में आएगा, नहीं कि करंट के 2A में, बट 2B में आपके करंट के मंथ में आएगा। तो जब भी आप 2B डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे जनवरी ऑनवर्ड, के जो भी इनवॉइसेस मतलब प्रीवियस मंथ प्रीवियस पीरियड के जो भी इनवॉइस है आपको उनको एक सेपरेट रखना रहेगा, सो दैट आप 105% की कंप्यूटेशन में उनको फर्स्ट लेवल पे कंसीडर नहीं करो। फिर अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो एक 1-to-1 कॉल लेने वाली बात है कि उसका कैसे कॉल लेना है।
ये एक आपका फर्स्ट सिनेरियो है जो मैंने डिस्कशन किया, ये एक आपका एक डिफरेंस टाइप का अराइज हुआ। दूसरे बहुत सी ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि जैसे लेटेस्ट से सप्लायर ने जो है आपका रिटर्न जो है अपना रिटर्न पहले भर दिया, बट आपने फॉर सम रीजन और अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया। इस सिचुएशन में लेटर से अब जनवरी में आप अपना बुक्स वर्सेस 3B रिकंसाइल करते हो और जनवरी में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने जा रहे हो, तो सर्टेनली आप ये मान के चलो कि वो इनवॉइस आपके 2B में नहीं आने वाला, बट आप 3B में देने वाले हो, एंड टू दैट एक्सटेंट आपका 2B वर्सेस 3B में डिफरेंस अपीयर होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि अब 3B में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होने वाला है 2B से। तो ये टाइप के जो भी इनवॉइसेस हैं जहाँ पे पहले आप आईटीसी नहीं लिए, अब आप आईटीसी लेने वाले हैं बट सप्लायर ने पहले उसको अपलोड कर दिया था, वो सब सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे अपने को चैलेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका 2B से मिसमैच करेगा। एक सिनेरियो किस टाइप की सिचुएशन हो सकती है कि पहले वेंडर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया, मतलब नॉर्मली एक आपने बिजनेस में देखा होगा क्या होता है कि बहुत सी बार आपके वेंडर ने आपको सप्लाई किया या आप अपने कस्टमर को सप्लाई करते हो, आपने माल भेजा कस्टमर को, बट कस्टमर ने डोर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसने गुड्स को आपको वापस भेज दिया। जब आप माल को वापस लेके आ रहे हो उस सिचुएशन में कस्टमर का डिलीवरी चालान नहीं होएगा बिकॉज उसने कभी गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आपको अपना खुद का क्रेडिट नोट जनरेट करना पड़ता है और आप अपने खुद के क्रेडिट नोट जनरेट करके उसके बेसिस पे आप माल को वापस लेके आते हो, फिर आप नया इनवॉइस रेज करते हो नए सप्लाई के साथ में। अब इन टाइप के ट्रांजैक्शन में क्या चैलेंज आएंगे कि लेटर से दिसंबर में आपने इनवॉइस जनरेट किया था और उसका क्रेडिट नोट आप जनवरी में रेज करने वाले हो, तो कस्टमर के एंड पे क्या होने वाला है, वो क्रेडिट नोट जो भी आप डाल रहे हो उसके कोरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस जो है वो 2B में नहीं आएगा क्योंकि वो पुराने पीरियड में जा चुका, बट उसका क्रेडिट नोट जो है वो करंट मंथ के आईटीसी नॉट अवेलेबल में 2B में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब एज ए रिसिपिएंट आपके लिए तो वो सप्लाई का कोई मायने ही नहीं रखता, आपने कभी उस सप्लाई को कंसिडर ही नहीं किया था, बट आपके 2B में जो है वो एक नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा और डिपार्टमेंट उसको कैसे देखेगा कि आपके 2B के हिसाब से आपको अपना इतना इनपुट रिवर्स करना था, बट आपने अपना इनपुट इतना रिवर्स नहीं किया और टू दैट एक्सटेंट आपके 3B 2B में डिफरेंस आके उसका नोटिस होने की हमेशा पॉसिबिलिटी रह सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एज ए सप्लायर मैंने इनवॉइस रेज किया आपको एंड मेरे सिस्टम में कोई मिस्टेक हो गई और वो इनवॉइस गलत रेज हो गया। बहुत बार ये होता है कि मेरे सिस्टम में जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस जो मैंने रेज किया उसको कैंसिल करने का सिस्टम नहीं होता, मेरे को सीएल के थ्रू ही कैंसिल करना रहता, तो मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया और उसके बाद में मैंने करेक्ट इनवॉइस रेज किया। बहुत सी बार ऐसे प्रैक्टिस देखा गया है कि ऐसे केस में मैं मेरे और उस इनवॉइस को भी रिपोर्ट करता हूँ, क्रेडिट नोट को भी रिपोर्ट करता हूँ, सो दैट मेरी इनवॉइस सीरीज की कंटिन्यूटी रहे, उसके बाद में फाइनल इनवॉइस जो बना उसको भी मैं रिपोर्ट करता हूँ। अब 3B में क्या होने वाला है, 2B में सॉरी, कि अगर कोई भी आपका ऐसा वेंडर है जो इस तरीके से रिपोर्टिंग करता है, उस पर्टिकुलर केस में उस वेंडर ने जो भी क्रेडिट नोट डाला है वो क्रेडिट नोट आपके 2B में आईटी रिवर्सल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आईटीसी रिवर्सल में, और जब आपके आईटीसी रिवर्सल में वो दिख रहा है तो अगेन वहां पे जो है डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम जनरेटेड 3B में जो 2B से बेसिस पे है अदर रिवर्सल में इतना इनपुट रिवर्सल की अमाउंट आ रही है बट आपने उतना इनपुट रिवर्स नहीं किया। और ये जो मैंने सिनेरियो डिस्कशन किए, ये सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें इनवॉइस आपका दिसंबर से पहले था, क्रेडिट नोट आपका जनवरी ऑनवर्ड था। तो ये टाइप के जो टीचिंग इश्यूज हैं, ट्रांजिशन इश्यूज हैं, ये इश्यूज जो हैं ये बड़े इश्यूज हैं जो अपने को इनवॉइस लेवल पे इनको टेक केयर करने पड़ेंगे एंड उसका एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा जो भी अपन स्टैंड ले रहे हैं उन पर्टिकुलर इनवॉइसेस पे। ये अपना एक ट्रांजिशन का इश्यू था। दूसरा जो एक बड़ा इश्यू जो इसमें समझ में आ रहा है जो आने वाला है वो है मंथली डिफरेंसेस की वजह से। आपका कोई वेंडर है, वेंडर ने 30th ऑफ जनवरी को इनवॉइस रेज किया जिसकी फिजिकल कॉपी आपको 2nd ऑफ या लेटर से 5th ऑफ फरवरी को मिला, सर्विस का इनवॉइस की बात कर रहा हूं मैं। सिमिलरली हो सकता है कि आपके वेंडर ने सप्लाई किया जनवरी में गुड्स का जिसका डिलीवरी आपको फरवरी में मिला 5 फरवरी को। इस पर्टिकुलर केस में क्या होएगा, वेंडर जो है उसने बिकॉज ई इनवॉइस भी जनरेट किया रहेगा, प्रिज्यूमिंग उसका टर्नओवर ऊपर है या नॉर्मल इनवॉइस रहेगा,
तो वो आपके जनवरी के 2B में आएगा जो आप फरवरी में डाउनलोड करने वाले हो। बट बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने उसका एंट्री ऑब्वियसली जनवरी में पास नहीं किया बिकॉज आपके पास इनवॉइस आया नहीं था। आप उस क्रेडिट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में फरवरी में लेने वाले हो। अब ऐसे केस में क्या होएगा, 2B में जो वो 100 रुपीज है वो जनवरी में दिख रहे हैं और लेटर से ये मानते हैं कि जनवरी में आपका और कोई परचेज नहीं है, तो आपका जनवरी में इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 0 दिखेगा, 100 के सामने 0। फरवरी में ये मानते हैं और कोई इनवॉइस वेंडर का नहीं है, तो आपके 2B में 0 दिखेगा, बट आपकी बुक्स के हिसाब से आप इनपुट लेने वाले हो वो 3B में आप 100 का लेने वाले हो। तो यहाँ पे जो लगता है डिपार्टमेंट ने जो 105% का उनका जो पैरामीटर है वो हर टैक्स पीरियड के लिए है, हर मंथ के लिए है। तो जिस भी मंथ में आपका ये नंबर नेगेटिव हो गया या आपने मोर देन 105% इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, वहां पे सिस्टम जनरेटेड नोटिस आने की पूरी पॉसिबिलिटी संभावना है। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है कि जो आपका मंथली ये डिफरेंसेस है जहाँ पे सप्लाई 1 महीने में किया है, वेंडर ने उस मंथ में रिपोर्ट किया है, बट आपने उस सप्लाई को सब्सिक्वेंट सेकंड मंथ में कैप्चर किया है, जहाँ पे दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस होने वाला है। और जब अगर आप लेटर से कई बार ये सोचते हैं कि उसको अपन प्रीवियस मंथ में जाके बुक कर लेंगे, एनीवे गुड्स के केस में आप कर नहीं सकते, आपका जीआरएम बनता है। सर्विसेज के केस में उस पे प्रीवियस मंथ में बुक करते हैं तो टीडीएस आपने काटा नहीं काटा, वो सारी सिचुएशन जो अराइज होने वाली है। तो ये एक 2B में जो है सबसे बड़ा चैलेंज दिख रहा है, जिसका लीगली अगर मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं, दे वांट कि आपका हर महीना जो है 2B एंड 3B मैच होना चाहिए सब्जेक्ट टू 105%, बट ऐसा प्रैक्टिकली लगता नहीं कि पॉसिबल होएगा। इट इज नॉट दैट इजी, वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केसेस में जहां पे भी ये डिफरेंसेस ज्यादा है, कहीं ना कहीं पे उसको कम्युलेटिव बेसिस पे देखना पड़ेगा, बट सर्टेनली कम्युलेटिव बेसिस पे देखने के अपने जो चैलेंजेस हैं, डिपार्टमेंट न्यूसेंस जो है वो न्यूसेंस हमेशा एक होने की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। तो जैसे अपन पहले डिस्कशन कर रहे थे, डिपार्टमेंट के नोटिस अभी जो 105% कर दिया उन्होंने, तो डायरेक्टली सिस्टम से उन्होंने 2B का फिगर उनके पास आ रहा है, 3B का आपने इनपुट लिया है, वो आपको अगेन वहां पे चैलेंज आके खड़ा हो सकता है जहाँ पे भी ये लिमिट एक्सीड करता है। फिर आपका पीओएस, जो निकिता ने बताया कि अगर आपका दूसरे स्टेट का पीओएस है तो आपका आईटीसी इन एलिजिबल में आ जाएगा, और आईटीसी इन एलिजिबल में आ गया, लेटेस्ट से वेंडर ने इनवॉइस अपलोडिंग में गलती किया है, तो ऐसे केस में आपको इनपुट लेने से पहले वेंडर से फॉलो अप करके उसको ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक करवाएंगे तो आपका फिर वो आईटीसी नॉट अवेलेबल से आईटीसी अवेलेबल में जाएगा, जिसको आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। फिर एक जो बड़ा पॉइंट होने वाला है वो ये है कि आप 3B में जो भी आईटीसी रिवर्सल दिखा रहे हो, 3B में जो भी आप आईटीसी रिवर्सल दिखा रहे हो, वो आईटीसी रिवर्सल जो आपने 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उससे कम है कि ज्यादा है। तो अगर 3B में रिवर्सल की बात करें तो किस टाइप का रिवर्सल होता है आपका, एक रूल 42, 43 का रिवर्सल होता है जो कभी भी 2B से ऑटो पॉपुलेट नहीं होएगा। एक आपका 180 डेज का रिवर्सल होता है जो कभी आपका 2B से ऑटो पॉपुलेट नहीं होएगा। तीसरा आपका होता है कि क्रेडिट नोट के बेसिस पे, जिसमें आपकी डिफरेंट प्रपोजिशन रहती है कि आप नेट अवेल कर रहे हो या ग्रॉस अवेल करके ये जो क्रेडिट नोट है उसको रिवर्सल अलग से दिखा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रैक्टिस जो पास्ट में अगर ऐसा हो कि जहाँ पे आप उसको ग्रोस पे नेट पे अवेल करते हो, उस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं पे चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको उसको ग्रोस पे अवेल करना पड़ेगा और क्रेडिट नोट के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको 3B में अलग से दिखाना पड़ेगा अदर रिवर्सल में। कोरेस्पोंडिंग आपके जो इम्पैक्ट आने वाले हैं वो 99C में भी आने वाले हैं, जिसको 99C के टाइम पे कंसिडर करने की अपने को जरूरत रहेगी। फिर एक आपका पॉइंट आता है कि अगर कोई वेंडर ने 11 अक्टूबर के बाद में प्रीवियस ईयर रिलेटेड अगर कोई इनवॉइस अपलोड किया है तो पोर्टल उसको ऑटोमेटिकली इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में लेके चला जाएगा। तो जब उसको वो इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में लेके जाएगा तो वहां पे जो आपको ये लीगली देखना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन माय व्यू अगर वेंडर ने टैक्स टाइमली पेमेंट कर दिया है तो वो वन में लेट कर रहा है जल्दी कर रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट डिपार्टमेंट के हिसाब से वो उसको इन एलिजिबल में क्लासिफाई करेंगे, एंड इन एलिजिबल में जब क्लासिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनके एंड से वो स्क्रूटनी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो सर्टेनली एक आपका चैलेंजेस होने वाला है।
फिर आपका जो एक पॉइंट है जहाँ पे एक एडिशनल एक्सरसाइज बढ़ गया वो ये है कि 2A वर्सेस 2B इटसेल्फ में डिफरेंस हो सकता है। और जब GSTR 9 भरते हैं तो आपका जो टेबल 8 आता है जिसमें आपका इनपुट टैक्स रेट ऑटो पॉपुलेट होता है वो 2A के बेसिस पे होएगा कि 2B के बेसिस पे होएगा, अभी उसके बारे में क्लैरिटी ज्यादा है नहीं, बट वो लगता है कि वो 2A के बेसिस पे होएगा। बट पॉइंट ये है कि आपके 2A के अलग लॉजिक हैं, 2B के अलग लॉजिक हैं, 8A के अलग लॉजिक हैं, इन तीनों के अलग अलग लॉजिक हैं। तो कुछ इनवॉइसेस ऐसे हो सकते हैं जो 8A में आ रहे हैं बट 2A 2B में नहीं आ रहे या वाइस वर्सा। तो ये एक एडिशनल एक्सरसाइज बढ़ गया जहाँ पे आपको 8A की जो इनवॉइस लेवल पे समरी आती है उसको, 2A की इनवॉइस लेवल पे समरी आती है उसको, 2B की जो इनवॉइस लेवल पे समरी आती है उसको भी कहीं ना कहीं पे रिकंसाइल करके रखना पड़ेगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि 3 साल बाद में डिपार्टमेंट अगर नोटिस इशू करता है तब वो इन्फॉर्मेशन निकाल के रिकंसाइल करना डिफिकल्ट है। ये तीनों तो पोर्टल के 3 रिपोर्ट का रिकंसिलिएशन है। अदर देन दिस आपको सर्टेनली जो अपना परचेज रजिस्टर है उस परचेज रजिस्टर को इनवॉइस लेवल पे जो है इससे रिकंसाइल करना रहेगा। तो अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है जो ये भी इनपुट टैक्स साइड में जो वेरियस फ्रॉड हुए हैं वो फ्रॉड को टैकल करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि सप्लायर का जो है वो कंप्लायंस बेटर होए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर डालते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर मैं जीएसटी कंप्लायंस की बात करूं तो अगर मेरा 100% टाइम को मैं स्प्लिट करूं तो 90% टाइम जो मेरा है वो इनपुट टैक्स रेट पे लगने वाला है, 10% टाइम वो मेरा आउटपुट पे लगने वाला है। तो ये जो एस्पेक्ट जो अपन ने इश्यूज देखे 2B के वो एक इम्पोर्टेंट है जो अपने को अपने कंप्लायंस करते टाइम पे माइंड में रखने की जरूरत है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके एप्रोप्रिएट रिकंसिलिएशन रखने की भी जरूरत है। एक जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे अगेन चैलेंज आएगा कि लेटेस्ट से आपके 2B में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आ रही है लेटेस्ट से 1 लाख रुपीस, बट उसमें ये हो सकता है 2B किसके बेसिस पे है, सप्लायर ने GSTR 1 में डाला उसके बेसिस पे। बट लॉ के हिसाब से रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कब आती है, या तो जब आप वेंडर को पेमेंट करते हो या 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अगर सर्विसेज के केसेस में है। तो अगर अपन टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन का कंप्लायंस कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में जिस मंथ के 2B में वो आरसीएम का इनवॉइस दिख रहा है उस पर्टिकुलर मंथ में उसकी लॉ के हिसाब से रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आई नहीं थी। सब्सिक्वेंट मंथ में ऐसा हो सकता है कि 2B में कुछ नहीं आ रहा बट आपकी लायबिलिटी आ रही है। अभी ये पता नहीं है कि डिपार्टमेंट इसको फ्यूचर में कैसे देखेगा कि वो इस चीज का भी नोटिस इश्यू कर सकता है क्या कि आपके 2B में तो 100 रुपए के ऊपर टैक्स पेमेंट आरसीएम में करने का आता है बट आपने तो इस महीने केवल 40 पे रिवर्स चार्ज का पेमेंट किया, तो बाकी 60 पे आपने अभी नहीं किया, या तो नेक्स्ट ईयर में किया है किया नहीं, नेक्स्ट ईयर में किया तो आप टू दैट नेक्स्ट मंथ में किया तो आप टू दैट एक्सटेंट का इंटरेस्ट भरिए। ये चैलेंजेस आ सकते हैं क्या अभी तक पता नहीं है, बट जिस हिसाब से इनका हिस्ट्री दिख रहा है, जिस हिसाब से ये लोग का अभी असेसमेंट का ये या नोटिस रेज करने का जो इनका अप्रोच दिख रहा है, यू कांट बी रिलीव्ड, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनी वंडर आई वुड से, कि जहाँ पे वो कुछ भी तरीके से कैसे भी इंफॉर्मेशन निकाल के नोटिस इश्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट थे जो अपने को कंसिडर करने की जरूरत है, कंप्लायंस में उनको टेक केयर करने की जरूरत है। कुछ चीजें उसमें से ऐसे हैं जिनका सोल्यूशन हो सकता है ओवर द पीरियड अवेलेबल हो, कुछ चीजें ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होना ही नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि दोनों के लॉजिक जो 2B के हैं और 3B के जो लॉजिक हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अब इस 2B के बेसिस पे आपको 3B फाइलिंग के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, कैसे डिस्क्लोजर करने हैं, वो चीजें आपको निकिता थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी। जिस तरीके से अपन ने 2B का फॉर्म देखा था और जो एडवाइजरी आई है उसके हिसाब से तो ऐसा है कि क्रेडिट नोट्स जो भी है वो आपको अदर रिवर्सल्स में दिखाना है जैसे सर ने भी बोला है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें बता रखी हैं। यहाँ पे आपके सामने टेबल 4A जहाँ पे आप आईटीसी अवेल करते हो और आईटीसी जहाँ पे रिवर्स करते हो, टेबल 4B दोनों है यहाँ पे। तो 4A में तो सिंपल सी चीज है, जो भी आपके इनवॉइसेस हैं और जो भी आपके डेबिट नोट्स हैं और अमेंडमेंट्स उनके, मैं कंसीडर कर रही हूँ कि इनवॉइस प्लस डेबिट नोट्स और जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव अमेंडमेंट्स कुछ भी, उसका जो टोटल सम आता है वो पॉजिटिव आता है। जैसे इनवॉइस का आपका 100 रुपए का था, डेबिट नोट 5 रुपए का था
और आपके जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो 10 रुपए के थे नेगेटिव साइड में, तो आपका 95 रुपीज पॉजिटिव में आ रहा है इनवॉइस प्लस डेबिट नोट प्लस अमेंडमेंट। जब ये पॉजिटिव में आ रहा है तो इसको आपको आईटीसी अवेलेबल में दिखाना है, जो भी है ये आईएसडी है, ऑल अदर आईटीसी है या जिस भी टाइप का आईटीसी है ये, इसको आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली दिखा देंगे। अगेन यहाँ पे क्रेडिट नोट्स की कोई भी बात नहीं हुई है क्योंकि क्रेडिट नोट को अलग से रिवर्स करने का 2B में एडवाइजरी में बोला हुआ है। इन द रेयर केस जहाँ पे आपका सपोज करिए कोई इनवॉइस नहीं है 1 महीने में, लेकिन अमेंडमेंट है नेगेटिव 5 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का नेगेटिव अमेंडमेंट है, तब सिंस आपके पास कोई आईटीसी ही नहीं है लेकिन नेगेटिव में वो फिगर आ रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप उसको अदर रिवर्सल में दिखाइए, ना कि आप उसको अवेलमेंट में लेके जाइए। इसके बाद में ये तो रहा अपना इनवॉइस और डेबिट नोट की बात। अगर अपना कोई भी क्रेडिट नोट होता है, सिमिलरली सारे क्रेडिट नोट्स प्लस उसके अमेंडमेंट्स प्लस माइनस जो भी अमेंडमेंट्स है वो भी सारे आपके अदर रिवर्सल में जाएंगे। ये एक खिचड़ी बन सकती है अदर रिवर्सल, जिसका अपने को पूरा डिटेल्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन जीएसटीआर 9 भरेंगे तो ये सारे रिवर्सल का क्लासिफिकेशन वो अलग से मांगता है। उसके अलावा 180 डेज का कोई भी अगर अपन ने पेमेंट नहीं किया है, वो आज भी शायद अपन अदर रिवर्सल्स नहीं कर रहे हैं, आगे भी अपने को उसको अदर रिवर्सल में ही लेके जाना है। कोई भी सपोज अगर इनवॉइस पे आपने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया, तो उसको ऑल अदर आईटीसी से माइनस करने के बजाय जो एक कॉमन अप्रोच है अक्रॉस द इंडस्ट्री, उसको करने के बजाय अदर रिवर्सल में लेके जाना पड़ेगा इस एडवाइजरी के हिसाब से। सिमिलरली अगर आपके कोई भी गिफ्ट वगैरह आइटम जा रहे हैं जिस पे आपने पहले इनपुट ले लिया था, आपका कोई भी कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है जिस पे आपको इनपुट रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपके अदर रिवर्सल में जाएंगी। तो ये अदर रिवर्सल वाला इतने सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा जिसका डिटेल्स गवर्नमेंट भी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी अपने से कि क्या क्या रिवर्सल किया है, इंटरेस्ट पे किया है या नहीं किया है उस चीज के लिए, प्लस अपने को जीएसटीआर 9 में भी इसको इन डिटेल इन डेप्थ देना रहेगा। तो इसका एक अपने पास में प्रॉपर रिकंसिलिएशन वर्किंग्स और बैकिंग होना चाहिए। तो इफेक्टिवली अब जो सारी स्टोरी है वो ग्रोथ लेवल पे है, अवेलमेंट एंड रिवर्सल। अकॉर्डिंगली अगर अपने को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी, लेजर सिस्टम में भी कुछ चेंजेस करने हैं, जो भी आपका प्रेजेंट सिस्टम है उनसे आप ये इन्फॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करेंगे, उसमें अगर आपको ईआरपी सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने को इंडिविजुअल लेवल पे असेस करना पड़ेगा कि कौन से अपने को इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि कहाँ पे जो है डिफरेंस आ सकते हैं बिटवीन 2B एंड 3B। तो जो पॉइंट अपन डिस्कशन कर चुके हैं उसको वापस से मैं डिस्कशन में नहीं लेता हूँ। एक जो एस्पेक्ट है केवल ये है कि कुरियर इंपोर्ट जो है, तो इन्होंने बोला है कि बिल ऑफ एंट्री जो आप फाइल करोगे वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आएगा, बट कुरियर इंपोर्ट जो है वो बिल ऑफ एंट्री में नहीं आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। टू दैट एक्सटेंट जो आपका है वो 2B एंड 3B के बीच में डिफरेंस रह सकता है। बाकी सारे एस्पेक्ट जो हैं वो अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आईटीसी नॉट अवेलेबल जो 2B में है इसका भी अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आपके ब्रॉडली 2B रिलेटेड एस्पेक्ट थे। अब 2A में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको निकिता बताएंगे। 2A में जो अपना एक्सेल अपन डाउनलोड करते हैं उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी फील्ड्स ऐड करी हैं। फील्ड्स इस तरीके से हैं कि वेंडर का जीएसटीआर 1 फाइलिंग स्टेटस, जिस महीने की आप 2B देख रहे हैं, जैसे अगर मैंने नवंबर का 2A, जिस महीने का अपन 2A देख रहे हैं, जैसे अगर नवंबर का मैंने 2A डाउनलोड किया तो नवंबर की रिटर्न मेरे वेंडर ने फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी उसका स्टेटस यहाँ पे आएगा। उसी के बाद में फाइलिंग डेट भी आएगा उसी रिस्पेक्टिव 2A का। 3B का स्टेटस भी आएगा, बट 3B के स्टेटस में सिंपल यस या नो आएगा। कौन से पीरियड को ये पर्टेन करता है वो अपने पास में विजिबल नहीं है, ना ही उसकी कोई क्लैरिटी इंस्ट्रक्शंस में दे रखी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन भी यहाँ पे आएगा। तो अगर आपको कोई वेंडर है जिसका कैंसिल हो चुका है और आप वो अभी भी आपसे बिजनेस कर रहा है या अभी भी आपको इनवॉइसेस दे रहा है, तो वो एक इंडिकेशन यहाँ पे आ सकता है कि इस दिन से इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। तो आपको उस चीज को चेक करना रहेगा कि आपके कोई वेंडर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस तरीके से अभी कैंसिलेशन और सस्पेंशन की बातें कर रहे हैं, जो भी लीगली चेंजेस भी ला रहे हैं और डिपार्टमेंट को पावर्स देते जा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होने वाला है। ये चारों चीजें एक्सेप्ट जो 3B वाली चीज है ये आपकी 2B वाले एक्सेल फॉर्म में भी अवेलेबल होगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सिवाय 3B फाइलिंग स्टेटस के आपको सब चीजें 2B में भी मिल जाती है। ये इन्होंने वापस ऐड ऑन कर दिया है।
इसके बाद में कोई भी टाइप का अगर वेंडर ने अमेंडमेंट किया है, दो टाइप के अमेंडमेंट हो सकते हैं जो आपके जीएसटीआर 2A में या 2B में विजिबल होंगे। एक वो अमेंडमेंट्स होते हैं जहाँ पे मी एज अ रिसिपिएंट मेरा जीएसटी नंबर वेंडर चेंज कर देता है, एक वो टाइप का अमेंडमेंट रहेगा। दूसरा टाइप का अमेंडमेंट वो रहेगा जहाँ इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की वैल्यू, जहाँ पे मेरा जीएसटी नंबर तो वही है बट इनवॉइस की कोई डिटेल्स चेंज हो रही है। दोनों टाइप के अमेंडमेंट्स का ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। सपोज आज मेरे को एक इनवॉइस जनरेट किया, मेरे वेंडर ने उसको फर्निश कर दिया, बट 2 महीने बाद जाके उसने उसको अमेंड कर दिया किसी और जीएसटी नंबर पे, तो वो सिंस वो किसी और जीएसटी नंबर पे है, वो मेरे 2A में तो नहीं विजिबल होगा, बट उसका अमेंडमेंट स्टेटस आ जाएगा कि ये इनवॉइस अमेंड हो चुका है। तो इसका प्राइमरी रीजन ये था कि सब लोग ये कंप्लेन करते थे कि वेंडर कब चेंज कर दे हुए हमको पता नहीं चलता, तो उन्होंने अमेंडमेंट के लिए एक सेपरेट टेबल दे दिया, सेपरेट फील्ड दे दिया, सेपरेट एक्सेल फाइल दे दिया टाइप से, अगर इसको बोले तो उसके बेसिस पे ये हमेशा पता लग सकता है कि वेंडर है वो जेन्युइन अमेंडमेंट कर रहा है कि वो केवल पहले बोगस इनपुट ट्रांसफर करना था, बाद में उसने अमेंड करके दूसरे पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, वो सब चीजें कर रहा है। तो वो सब चीजें भी काफी कुछ उससे पता चलने वाली है। दूसरी चीज, इंपोर्ट डिटेल्स की सारी आईगेट से लिंकिंग हो चुकी है और वो भी सारी डिटेल्स अपनी अवेलेबल होंगी। वन इम्पोर्टेंट थिंग इसमें अपने को अब एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एसएससी या एक रजिस्टर्ड पर्सन पे आ गई है कि क्योंकि ये सारी डिटेल्स 1 का फाइलिंग स्टेटस, 3B का येस नो फाइलिंग स्टेटस, ये सब हम पे देने लग गए हैं, तो जो प्ली एसएससी लेता है कि हमें कैसे पता कि हमारे वेंडर ने रिटर्न फाइल किया है नहीं किया, टाइम में फाइल किया है नहीं किया, वो शायद एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। Yes, जो लीगल ग्राउंड्स ये होता है कि मेरे पास इनवॉइस अवेलेबल है बट मेरे को ये नहीं पता कि सप्लायर ने टैक्स भरा कि नहीं भरा, उसका ग्राउंड जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। हालांकि एक ये ग्राउंड तो अभी भी रहेगा कि 3B भरा है, ये नहीं पता कि उसमें अपना इनवॉइस उसने भरा कि नहीं भरा, वो ठीक है, बट एटलीस्ट 3B भरा है कि नहीं भरा, उतना विजिबिलिटी तो मेरे को उससे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि उसने 3B नहीं भरा अगर, तो उस सिचुएशन में देन आई हैव टू बी मोर विजिलेंट कि ये इंश्योर होए कि 3B वो भरा कि नहीं भरा। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो अब निकिता डिस्कशन करने वाली है वो ये है कि जब भी ये रिकंसिलिएशन करेंगे, अब रिकंसिलिएशन में बहुत सी बार ऐसे हो सकता है कि 2A में जो इनवॉइस आ रहा है और आपके इनपुट टैक्स रेट में जो इनवॉइस आ रहा है और ये आपके जो परचेज रजिस्टर में जो इनवॉइस आ रहा है उसमें डिफरेंसेस हैं। कुछ सप्लायर ने इनवॉइस नहीं डाले, सप्लायर ने डिफरेंट अमाउंट के डाले, सप्लायर ने अमेंडमेंट डाले, बट फिजिकली आपके पास अलग इनवॉइसेज हैं। अभी तक आपके कम्युनिकेशन जो होते थे वो ईमेल से होते थे, फोन से होते थे। आप जब डिपार्टमेंट का नोटिस आता है आप उनको बोलते हो कि हम सप्लायर से फॉलो अप कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि सप्लायर से फॉलो अप एक्चुअल में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत सी बार क्लाइंटों ने ऐसा मेरे से पूछा है कि हमारा सप्लायर नहीं भर रहा, हम कंटिन्यूअस फॉलो अप कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट को कहीं पे लिख सकते हैं क्या हम एफआईआर उसके अगेंस्ट लिखवा सकते हैं क्या, यहाँ तक भी क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं। इन सब चीजों के सोल्यूशन के लिए उन्होंने पोर्टल में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जो फीचर वेंडर एंड कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए है। वो फीचर भी बहुत रेलेवेंट फीचर है। क्या फीचर है, कैसे वो ऑपरेट होएगा, उसके लिए निकिता एक बार आपको पोर्टल पे जाके उसका डिस्प्ले करने वाली है। एक मेगा चैट बॉक्स जैसा इन्होंने यहाँ पे पूरा बना दिया है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इनवॉइसेस दे सकते हो, बाद में सामने वाले का रिप्लाई आएगा, और ये सारी चीजें पोर्टल के थ्रू है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और एसएमएस पे भी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे आप सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में आपको एक अलग यहाँ पे टैब दिखेगा, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्सपेयर्स। एक तो इस टाइप से इन्होंने ये टैब या ये कम्युनिकेशन चैनल डाल रखा है। अब अपने लेफ्ट में देखेंगे तो इन्होंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। आपका जैसे ईमेल में होता है इनबॉक्स आउटबॉक्स, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। इनबॉक्स में आपकी कोई भी नोटिफिकेशन या रिप्लाई वो आएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। दोनों में फर्क ये है कि नोटिफिकेशन तब आएगा जब सामने वाले ने कोई कम्युनिकेशन शुरू किया है, तो वो आपके में एज ए नोटिफिकेशन आएगा।
अगर आपने कोई भी कम्युनिकेशन पहले किया था तो उसका एक रिप्लाई आएगा और उसका एक अलग से यहाँ पे टैब बना हुआ है। तो आपके लिए सॉर्टिंग करना भी आसान है कि कौन सा नया आया है उसके लिए यहाँ पे देखिए, और कौन सा आपने कोई कम्युनिकेशन किया था उसका रिप्लाई आया है, किसी वेंडर ने आपको या किसी कस्टमर ने आपको रिप्लाई किया, उसको भी आप यहाँ पे रिप्लाई रिसीव में देख सकते हैं। उसके बाद में आपका आउटबॉक्स है, जहाँ पे आप वही चीजें देख सकते हैं कि आपने कौन सा नोटिफिकेशन भेजा है या किसी थर्ड पार्टी ने आपसे कम्युनिकेट किया तो उसका क्या आप रिप्लाई भेजेंगे। यहाँ पे इसके बाद में अपन दो टाइप के नोटिफिकेशन हो सकते हैं या दो टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, रिसिपिएंट से और सप्लायर से। एक बार अपन ये देखते हैं कि मैसेज बनता कैसा है, उसमें आपको सब चीजें पता चलेगी कि इनका रेलेवेंस क्या है। तो मैं कंपोज पे जाती हूँ। कंपोज में यहाँ पे गए तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको नोटिफिकेशन किसको भेजनी है। तो मेरे को मेरे सप्लायर को नोटिफिकेशन भेजनी है कि उसने इनवॉइस नहीं भरा, सिंपल सा केस कि उसने इनवॉइस अपना GSTR1 में अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर बता देती हूँ। तो ये सपोज हमने अपना ही नंबर एक बार यहाँ पे डाल लिया है और सब्जेक्ट में मैंने ये डाला है कि इनवॉइस ऑफ जून नॉट शोन। यहाँ पे आप सब्जेक्ट की 50 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ठीक है, जो एक मेल में भी उसी टाइप का अवेलेबल होता है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे ये बता रहा है आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल्स क्या है। आप एक साथ में यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, आप एक साथ में यहाँ पे 50 डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो सपोज आपने 50 इनवॉइसेस उससे लिया या 100 लिया तो उसके लिए आपको 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके बाद में आपके पास आता है एक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखेंगे 4-5 टाइप के उन्होंने कैटेगरीज बना रखे हैं, एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी एक ऐसा इनवॉइस जो वेंडर ने नहीं अपलोड किया, जो ये अपना केस भी है, उसके लिए आप उसको बता सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट फाइल करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है, जब भी आप ये चीज सेलेक्ट करेंगे, उस पर अपन बाद में आएंगे भी सही, जब भी आप ये चीज सेलेक्ट करेंगे तो सामने वाले के ऑप्शन आएगा GSTR1 में फाइल करने का। एक तरीके से इसकी ऐसी कोडिंग कर रखी है कि जैसे मैंने यहाँ पे हिरेगंगे एंड एसोसिएट्स को किया, तो हिरेगंगे एंड एसोसिएट्स के कम्युनिकेशन चैनल में आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू वांट टू अपलोड दिस इनवॉइस टू GSTR1। तो आपका रिसिपिएंट आपकी सारी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देगा, आप वैलिडेट कर लो उसको। अगर आपने एक्चुअली में नहीं भरा हुआ, आप उसको वैलिडेट कर लो। आप उसको आराम से अपना GSTR1 में भी डाल सकते हो। वहाँ पे वो मंथ पूछेगा कि कौन से महीने में आपको डालना है, तो अकॉर्डिंगली आप उसका मंथ सेलेक्ट करके वो इनवॉइस डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी है रिजेक्ट कर दिया, एज एक कस्टमर ने रिजेक्ट किया इसको क्योंकि इस इनवॉइस में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड थी। तो जो भी टाइप का अमेंडमेंट था, जो भी चीजें थी, वो यहाँ पे डाल सकते हैं विद करेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ इनवॉइस की इनवॉइस नंबर गलत है या आपका अमाउंट गलत है, रेट ऑफ टैक्स गलत है, जो भी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट आता है कि रिजेक्टेड दिस इनवॉइस इज रॉन्गली सेंट टू मी। यहाँ पे आपका गलती से GST नंबर सेलेक्ट हो गया, आपके टूबी में अननेसेसरी दिख रहा है जो आपका इनवॉइस ही नहीं है, कुछ फर्जी बिलिंग आपको कर रहा है या ऐसा कुछ भी सिनेरियो हो रहा है, तो आप उस पर कम्युनिकेशन चैनल इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज री अपलोडेड डॉक्यूमेंट। किसी ने बाय चांस कुछ इनवॉइस नंबर में छोटा सा चेंज करके आपको /# लगा के आपको एक डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करके, तो उसकी भी आप यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। पेमेंट में जो एक चीज है, इसका शायद इंटीमेशन है कि हमने इन डॉक्यूमेंट्स का पेमेंट कर दिया है या हमने इनवॉइसेस का पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट इज अदर्स। अगर कोई भी इन पांचों में से केस नहीं है तो आप उसको अदर्स में कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट पे करती हूँ, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट टाइप पूछता है, मैंने इनवॉइस सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी ABC सेलेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट वैल्यू में एक बार को 118 रख लेती हूँ, रेगुलर इनवॉइस है। यहाँ पे वो मुझे बोलेगा ऐड आइटम। ऐड आइटम आप जब भी करेंगे, यहाँ पे वो पूछेगा आपसे कि क्या रेट था, क्या उसका टैक्सेबल वैल्यू था और टैक्स का वैल्यू। तो सारी रेट, सपोज अगर आपके 5, 12, 18 3 टाइप के आइटम्स है, तो आपको यहाँ पे सेपरेटली इनको ऐड करना पड़ेगा। और तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक CSV का फीचर भी लाने वाली है, जहाँ पे आप सीधा सीधा अपलोड, बल्क अपलोड करोगे, आपको एक एक करना नहीं पड़ेगा। बट एटलीस्ट एक चीज स्टार्ट की है यहाँ पे। तो सपोज मैं इसको 18% कर देती हूँ, टैक्सेबल वैल्यू करके, सेस अमाउंट कुछ नहीं है, ये कर लिया।
तो यहाँ पे मैंने 18% पे टैक्स लगा दिया। कोई भी अगर आपको रिमार्क्स लिखने की ये इनवॉइस नहीं दिख रहा, ये इस पे एक्शन ले लीजिए, एनी मेल बॉडी मैसेज जो भी आपको देना है ये आप इसको दे सकते हैं और आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो रिमार्क्स कंपलसरी है, तो ऐसे करके आप इसमें यहाँ पे जाके इसको सेंड कर सकते हैं। कोई एक मिसिंग है तो इसलिए वो नहीं बता रहा है शायद। अभी ये सेव नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, बट यहाँ पे ये सेव हो जाता है और ये सामने वाले के इनबॉक्स में भी विजिबल हो जाता है। इसी तरीके से आप इनबॉक्स में जाके यहाँ पे जो भी आपके रिसिपिएंट सप्लायर ने कम्युनिकेशन किया है उसको सेलेक्ट करके उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पे है जहाँ पे डिपार्टमेंट आपको ये बोलता है कि आपने इनपुट तो ले लिया, आपने अपने वेंडर से कम्युनिकेट किया या नहीं किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि देखो हमने तो चैनल से प्रॉपर कम्युनिकेशन भी किया। तो जैसे निकिता ने डिटेल में इसका फीचर बताया, अब अपने लिए इसमें एक्शन पॉइंट क्या है? एज ए कस्टमर ये हो सकता है कि मेरे वेंडर ने रिटर्न नहीं भरा और मैं वेंडर से फॉलो अप कर रहा हूँ तो भी वेंडर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे डालता हूँ तो न केवल वो गवर्नमेंट के फ्यूचर रिकॉर्ड में रहेगा बल्कि वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास में भी अवेलेबल रहेगी। तो डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा उस सप्लायर को जाके पहले पकड़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटी एक हाई रहेगी। तो उससे आपको एक एडवांटेज ये है कि जो आपको फॉलो अप करना रहता है वो फॉलो अप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके वेंडर को ये चैलेंज हमेशा रहेगा कि अगर गवर्नमेंट के पोर्टल से इंटीमेशन आया है तो गवर्नमेंट के पोर्टल से इंटीमेशन आने के केस में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि डिपार्टमेंट कहीं पे उसके यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा। दूसरा ये है कि जहाँ पे भी डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपने इनएलिजिबल बोगस क्रेडिट लिया है, वो सब चीजें, वो सब एलिगेशन जो डिपार्टमेंट सेक्शन 74 में लगाता है वो सब एलिगेशन यहाँ पे नहीं लगा सकता, बिकॉज अगर अपने को कुछ गलत क्रेडिट लेना होता तो अपन कभी भी इस गवर्नमेंट के इस चैनल के थ्रू अपने वेंडर को कम्युनिकेट नहीं करते। तो जो भी वेंडर अपने नोटोरियस है, जो टाइमली रिटर्न नहीं भरते हैं या फॉर व्हाटएवर रीजन जहाँ पे अपने को चैलेंज आ रहा है, वी कैन यूज दिस चैनल। इनफैक्ट जो हम लोग के ऑफिस का जो एएसपी जीएसपी सॉल्यूशन है जीएसटी इजी, उसमें हम लोग इस फीचर को इंटीग्रेट आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अभी आ रही है आवाज? आ रही है सर। हाँ, सो मैं ये बोल रहा था, मैं वापस लास्ट का 1 मिनट का रिपीट करता हूँ कि इसका जो रेलेवेंसी अभी ये है कि अगर आपका वेंडर रिटर्न नहीं भर रहा है तो आप इसके थ्रू कम्युनिकेट कीजिए, तो आपका बोनाफाइड हमेशा एस्टेब्लिश रहेगा। एंड सर्टेनली डिपार्टमेंट जो है प्रायोरिटी में पॉसिबिलिटी है कि आपके वेंडर को चेस करे टैक्स भरने के लिए रेदर देन आपको चेस करे इनपुट रिवर्सल करने के लिए। बट सर्टेनली इस पोर्टल के थ्रू जाके एक एक इनवॉइस अपलोड करना थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। हम लोग का जो ऑफिस का एएसपी जीएसपी सिस्टम है जीएसटी इजी, जो आप में से कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये फीचर इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जिसके थ्रू आप बल्क बेसिस पे ये कम्युनिकेशन कर सकें जो आपका इस गवर्नमेंट के पोर्टल पे फाइनली इसके थ्रू रूट होएगा, जिसका अभी R&D होके डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। ये हुआ आपके वेंडर की साइड में। सिमिलरली आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर के अगर कोई कम्युनिकेशन इस पे आ रहे हैं, वो सारे कम्युनिकेशन को आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो भी कोई पर्सन हैंडल कर रहा है उसने उसमें कुछ भी नॉर्मल कमेंट डाल दिया, क्योंकि ये जो एक बार इसमें सेव हो गया वो डेटाबेस डिपार्टमेंट के पास में पूरा सेव रहने वाला है। फ्यूचर में कोई भी चीज का लिटिगेशन अगर होता है तो उस लिटिगेशन के टाइम पे डिपार्टमेंट उसको एज एविडेंस यूज करने वाला है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल गवर्नमेंट ने दिया है जो आपके लिए, अगर आप एक कंप्लायंट वेंडर हैं और आपके वेंडर नॉन कंप्लायंट है
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रबलसम हो सकता है अगर आपसे कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और आपका कस्टमर जो है उस वजह से आपको कंटिन्यूअसली चेस कर रहा है या कस्टमर आपसे कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप कस्टमर के कम्युनिकेशन को अनरेस्पॉन्डेड नॉन रेस्पॉन्डेड भी नहीं छोड़ सकते और उसमें आपको कैसे रिवर्ट करना है वो भी आपको टेक केयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब निकिता ने कंपोजिशन में दिखाया, इसमें ऐसा ही नहीं है कि केवल आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो उसकी बात है, इसमें उन्होंने वेरियस सिनेरियो बताए थे जहाँ पे अगर अपन देखें कि मिसिंग डॉक्यूमेंट था, उसने रिजेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट मेरे को रॉन्गली सेंड कर दिया। अगर रॉन्गली सेंड की बात करूँ तो इसमें भी एक कुछ ऐसे एग्जांपल देखे हैं इंडस्ट्री में कि जहाँ पे लेटर से मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, मैंने माल ए को बेचा, बट मेरे को वो इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए मैंने गूगल से किसी का भी जीएसटीएन नंबर डाल के उसमें डाल दिया और मैंने उसको सेल कर दिया, मतलब सेल उसको किया नहीं बट उसके टू में लिखने लग गया। तो ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे मेरा वेंडर है ही नहीं, तो मेरे को उसको कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने ये मेरे को क्यों भेजा है। पेमेंट मेड, बहुत सी बार मेन पावर सप्लाई के केसेस में ऐसे होते हैं कि मेन पावर सप्लाई वाले जो हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट में बहुत डिले करते हैं और वो प्ली ये लेते हैं कि हमारे कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप ये डालो कि पेमेंट मेड कर दिया मैंने इस डॉक्यूमेंट का, आप इसको जो इनवॉइस है वो रिपोर्ट करो। तो ये चैनल जो है बहुत पावरफुल चैनल है, इस चैनल का अपने को बहुत एप्रोप्रिएटली एंड कॉशियसली यूज करने की जरूरत है क्योंकि इट कुड बैकफायर अगेंस्ट अस, at the same point of time it could be an I would say vital documentary evidence available with us in case matter goes for any litigation in the department। तो ये आपका जो है एडवाइस, ये जो कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर जो एक अपन ने डिस्कशन किया, जिसका एक काफी रेलेवेंस है और सबको इसको थोड़ा ट्रैकिंग करने की अच्छे से जरूरत है। अब इसके अलावा कुछ और पोर्टल पे चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में निकिता आपको बताएगी और क्या क्या चेंजेस पोर्टल पे हुए हैं। कुछ चीजें हो सकता है ऑलरेडी कवर हो गई हो, टू दी एक्सटेंट चीजें ऑलरेडी कवर हो गई, उतना इंफॉर्मेशन अभी वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो जैसे हमने 2B की बात करी थी जब, तो ये डिस्कस हुआ था कि 2B की चीजें 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। तो अब 3B में सिर्फ 2B के नहीं और भी बहुत सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट होंगी, सप्लाई साइड पे, रिवर्स चार्ज साइड पे एंड ऑब्वियसली इनपुट साइड पे। तो मैं एक फॉर्म दिखाती हूँ ऑटो पॉपुलेटेड 3B का, जिसमें जो भी चीजें अपने ऑटो पॉपुलेट हो रही है वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सिस्टम जनरेटेड 3B, ये आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी आपको कभी भी सिस्टम जनरेटेड 3B से कंपैरिजन करना है, चाहे वो डिपार्टमेंट कंपेयर करे या आपको कंपैरिजन करना है, वो चीजें सारी अवेलेबल रहेंगी। तो जैसे मैं रिटर्न डैशबोर्ड में गई, नवंबर के अगर मैं 3B सर्च करूं तो यहाँ पे आपके पास में विजिबल होगा कि आपकी फाइल 3B क्या है और आपकी सिस्टम जनरेटेड 3B क्या है। और बहुत करेक्टली इन्होंने इसको रेड कलर किया है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी इंफॉर्मेशन से मैच हो। इसमें अब्सर्डिटी के बहुत चांसेस है जो हमने 2B के हिसाब से देखे थे, तो वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अब एक जिससे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इन दिस केस यहाँ पे ये अपने को 3 पार्ट्स में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक अपने आउटवर्ड सप्लाईज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक अपने रिवर्स चार्ज की और अपने सारे इनपुट की। तो एक एक करके चीजों पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने जीएसटीआर 1 से अपने आउटवर्ड सप्लाईज को काफी सारी चीजों में लिंक कर रखा है। तो जैसे आपके 3B की फॉर्म्स है यहाँ पे, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, आपके जीरो रेटेड सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अदर रिवर्स चार्ज वाले सप्लाईज और नॉन जीएसटी सप्लाईज। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक चीज का लिंकिंग दे रखा है आपके जीएसटीआर 1 से, जैसे ये ब्लू में हो रहा है, और ये बता रखा है कि हमने इस पीरियड की, नवंबर पीरियड की कौन सी जीएसटीआर 1 से कौन सा डेटा किस तरीके से फेच करके यहाँ पे लाया है। तो आइडियली अगर आपके 3B में कोई भी चेंजेस नहीं है, इन द सेंस आपका कोई भी पास्ट क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट नहीं है, आपने जीएसटीआर 1 में सब कुछ करेक्टली दिखाया है, तो आपका 1 और 3B आउटवर्ड से मैच होना चाहिए और उन केसेस में ये इम्पोर्टेंट है। बट इन दैट केस जहाँ पे आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी कुछ भी नहीं थी प्रीवियस मंथ्स में, बट आपके क्रेडिट नोट्स थे और आप उन क्रेडिट नोट्स को एडजस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि 3B नेगेटिव फिगर्स अलाउ नहीं करता, आज आके आप उनको एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो वो टू दैट एक्सटेंट आपके 1 और 3B में डिफरेंस क्रिएट करेगा। वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेगा
रीजन अपने पास में है, बट ये एक ट्रिगर पॉइंट है जो डिपार्टमेंट या इवन एनीबॉडी वो देखेगा तो वो देखेगा कि ये चीजें मैच नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं इसके आउटवर्ड सप्लाईज में जाऊँ, मैं बहुत ब्रीफली इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी कि सारी जीएसटीआर 1 की टेबल्स क्या रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है और सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उस पीरियड का। बात एक जो हम लोगों ने इशू ऑब्जर्व किया था वो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। यहाँ पे जो टेबल 3.2 होती है, जो मेरी 3.1 का एक छोटा सा बाइफर्केशन, एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे ये हम बताते हैं कि मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाईज कितने किए, मतलब B2C सप्लाईज जहाँ पे मैंने IGST चार्ज किया वो कितना था। तो उसकी मैपिंग जो इन्होंने करी है GSTR 1 से वो थोड़ी सी फॉल्टी या थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि इसमें ये लोग, अगर मैं इसके लिंक पे जाऊं तो यहाँ पे ये लोग करेंगे, यहाँ पे इसके सारे एडवांसेस और एडवांसेस एडजस्टेड भी कंसिडर करेंगे। तो क्योंकि जब मैं कोई एडवांस का दे रही हूँ उसमें मैं कोई जीएसटी का नंबर नहीं दे रही रिसिपिएंट का, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे पास इतने एडवांसेस आए, तो शायद ये मैपिंग में कोई ऐसा इशू है जहाँ पे ये एडवांसेस को अनरजिस्टर्ड कंसिडर कर रहा है। तो B2B एडवांसेस को भी अनरजिस्टर्ड में लेके जा रहे हैं। हाँ, B2B B2C आपको पता ही नहीं है क्योंकि एडवांसेस का फिगर डालते हैं। यस, तो इंटरस्टेट एडवांसेस जो भी आप IGST पे कर रहे हो वो सारे आपके अनरजिस्टर्ड में लिंकिंग होगा, वहां आप इस इंफॉर्मेशन को नहीं डालेंगे क्योंकि ये आपकी अनरजिस्टर्ड नहीं है, एंड टू दैट एक्सटेंट इसका डिफरेंस आएगा। तो वो सारे क्लाइंट जो सर्विस सेक्टर में हैं जिनके ऊपर एडवांस पे टैक्स लायबिलिटी आती है, उनको इस एस्पेक्ट को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके रखना रहेगा कि ये क्यों डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये अगेन डिपार्टमेंट का, जैसे निकिता ने बताया, एक ट्रिगर पॉइंट हमेशा रह सकता है कि आपका ऑटो पॉपुलेटेड फ्रीबी और फाइल फ्रीबी के बीच में डिफरेंसेस है। इसी टाइप से मेरा सारा GSTR 1 से डेटा आता है। इसके बाद में मेरा रिवर्स चार्ज का डेटा, जो मेरा ये वाला टेबल है, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये मेरा 2B से आता है जो मेरे GSTR 1 सप्लायर्स ने फाइल किए हैं टिल दैट पीरियड, उसका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेशन आता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कोई टाइम ऑफ सप्लाई का कोई रिगार्ड नहीं है, और अगर मैं अपना RCM की लायबिलिटी जो आ रही है उससे ज्यादा भी पे करूँ तो भी यहाँ पे रेड हो जाता है। तो रेड से तो अभी बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि मैक्सिमम सारी चीजें आपकी रेड होंगी, और आपके पैसे के डिफरेंस पे भी इनके लॉजिक्स ऐसे बने हुए हैं कि ये इवन राउंडिंग ऑफ एरर्स को भी नहीं देगा, ये सीधा आपको रेड करके 3B को दिखाएगा। तो निकिता एक बार इनपुट पे बढ़े उससे पहले एक पॉइंट में रखना चाहूंगा जिसको कल के डिस्कशन में लेंगे। अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन के रूल में एक रूल डाला है जिसमें उन्होंने ये डाला है कि अगर आपकी GSTR 1 एंड 3B के बीच में डिफरेंस है तो आपको विदाउट इंटीमेशन आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में उनका एक प्रेस रिलीज आया था कि ये नॉर्मल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल जो फ्रॉडुलेंट केसेस हैं इंडस्ट्री में उन सिचुएशन के लिए है जहाँ पे बोगस बिलिंग और वो सब होता है। बट हु नोस कि डिपार्टमेंट इसको कैसे इंटरप्रेट करे। आपके इस महीने में 1 के हिसाब से 20 करोड़ की सेल है, बट 3B में आपने कोई पुराना क्रेडिट नोट एडजस्ट किया लेटेस्ट, उसकी वजह से 18 करोड़ की सेल है। आपका 1 वर्सेस 3B में डिफरेंस आया। उन्होंने डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट से ज्यादा रिस्क जहाँ पे स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, डिपार्टमेंट ने वहाँ पे सिस्टम में पीछे बैठे बैठे सीधा सस्पेंशन डाल दिया और उसका इंटीमेशन दे दिया कि आपके 1 एंड 3B में डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये टाइप आशीष जी, मयंक बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आशीष जी, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कई सारे GSTN को वो कर दिया या कैंसिल कर दिया है। मयंक जी 10 मिनट और रुक जाइए, बस 5:45 से सारे क्वेश्चन ही लेने हैं। 10 मिनट के लिए आप और एक बार वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ये बोल रहा था कि जो आपका GSTR 1 एंड 3B के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो डिपार्टमेंट को वहाँ पे पावर दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन कर सकते हो। सस्पेंशन के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं वो कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट उन्होंने बोला कि सस्पेंशन के पीरियड में आप कोई भी सप्लाई नहीं कर सकते, और अगर मैं सप्लाई नहीं कर सकता इसका मतलब एक टाइप से उन्होंने मेरा बिजनेस है वो होल्ड पे ला दिया, और वो जो बिजनेस होल्ड पे अगर ला देते हैं तो उसके न्यूएंसेस जो हैं वो बड़े ही सीवियर हैं, कहीं ना कहीं पे एक बिजनेस होल्ड की सिचुएशन आके खड़ी होती है। तो ये इवन दो स्पिरिट में उन असेसी के लिए हैं जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, जो 1 में दिखा देते थे अभी तक
सामने वाले को इनपुट ट्रांसफर कर देते थे, बट 3B में टैक्स नहीं भरते थे। इंटेंडेड उनके लिए है, बट उसका एप्लीकेशन ट्रू स्पिरिट में होता है कि नहीं होता, वो एक टाइम पाके ही पता चलेगा कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफिसर उस लॉ का एक्चुअल में रिगार्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये एस्पेक्ट एक बड़ा ही क्रिटिकल एस्पेक्ट होने वाला है, जिसको अपने कंप्लायंस के पूरे विंडो में, पूरे सिस्टम में बहुत ही सीरियसली देखने की जरूरत रहेगी। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं इनपुट साइड पे। यस, तो इनपुट साइड पे जैसे अपना इन डेप्थ डिस्कशन हो गया है, 4 चीजें 2B में अवेलेबल होती हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, RCM, IST और नॉर्मल ऑल अदर ITC। उसके अलावा अदर्स वाले में भी होते हैं, जहाँ पे भी आपका क्रेडिट नोट और ये सब चीजें आ रही हैं। सारा चीजें 2B से यहाँ पे आपका ऑटो पॉपुलेट होगा, और जो भी आप 105 या 110% जो भी लिमिट है, 105% के लिमिट के हिसाब से आप यहाँ पे आपको फिगर बढ़ा सकते हैं टू दैट एक्सटेंट, जहाँ पे हेडवाइज 105% के इंडिविजुअल हेड्स में 105% नहीं क्रॉस कर रहा, वो रेड नहीं करता, अदरवाइज वो उस चीजों को रेड करने लग जाता है। इसमें 105 परमिट कर रहा है, 110 कर रहा था, अभी 105 अमेंड हो जाना चाहिए, पोर्टल नहीं करता, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। जो 105 लेता है, निकिता अगर आइडिया हो तो जो एलिजिबल आईटीसी का 105 लेता है कि इनएलिजिबल को भी नहीं, एलिजिबल आईटीसी का 105। जो भी आपने एलिजिबल, जैसे अपन ने 2B में 2 चीजें देखी थी, आईटीसी एलिजिबल, आईटीसी नॉट एलिजिबल, तो नॉट एलिजिबल को वो कहीं पर भी कंसीडर नहीं करता किसी भी कैलकुलेशन में। ये जैसे यहाँ पे 3,10,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका 5% आप ऐड करके ले सकते हो, तो दैट एक्सटेंट वो उसको रेड नहीं करेगा, अदरवाइज उसको रेड करना शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर आप अपना रिवर्स चार्ज बढ़ाते हो, क्योंकि आपने ऊपर पेमेंट भी ज्यादा किया है, आप इनपुट भी ज्यादा ले रहे हो, वो उसको यहाँ पे चीजों को रेड करना शुरू करेगा। अपने पास में प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग और बैकिंग होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो भी रेड होएगा वो तो अब आदत डालनी पड़ेगी कि 3B का फॉर्म ही रेड दिखने लगेगा, बट ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल है। इसका एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस जो मेरे को लगता है कि जैसे अभी GSTR 9 में ये आउटपुट साइड को ऑटो पॉपुलेट करते हैं, धीरे धीरे पॉसिबिलिटी हो सकता है कि GSTR 9 जो है उसके इनपुट साइड के ये फिगर्स को भी वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट करना स्टार्ट करें, और वो ऑटो पॉपुलेशन नंबर से अगर आप एनुअल रिटर्न में कुछ भी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, अलग नंबर डालते हैं, तो वहाँ पे भी उसका ट्रिगर कैसे होएगा, किस तरीके से देखेंगे, वो एक एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं पे इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कुल मिला के गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है कि इतने मल्टी डायमेंशनल रिकंसिलिएशन एंड फिगर पे कंट्रोल्ड कर रही है धीरे धीरे, कि जहाँ पे आपके पास कोई एक्चुअल में बोनाफाइड मिस्टेक भी है, उस बोनाफाइड मिस्टेक को ठीक करने के लिए भी बहुत ही लिटिल अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, बिकॉज नोबडी नोस कि डिपार्टमेंट उन एरर को एरर मानता है कि उनको डिलिबरेट अटेम्प्ट मानेगा। तो ये प्राइमरीली जो 3B का ऑटो पॉपुलेशन था, इन 3B के ऑटो पॉपुलेशन रिलेटेड क्या एस्पेक्ट हैं जो निकिता ने डिस्कशन किए। अब इसके अलावा पोर्टल में और कुछ चेंजेस हैं, ये प्राइमरी चेंजेस ये हैं, तो वो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टल ने बताई है, अगर आप भी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस देखना चाहते हैं कि उसका टर्नओवर उस पे ई-इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसके लिए भी आपको विजिबिलिटी करी है इन्होंने। आप अगर लॉग इन करके सर्च टैक्स पेयर में जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर देखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ आप लॉग इन करने के बाद देख सकते हो। अगर आप होम पेज से सर्च टैक्स पेयर करते हो तो उसका टर्नओवर नहीं आता। ये थोड़ा सा आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मेरा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर विजिबल है 100 करोड़ से 500 करोड़ का। ये जो भी वेंडर है इसका 100 करोड़ से 500 करोड़ का टर्नओवर है। तो यहाँ से अपने को इंडिकेट हो सकता है कि ये 1 जनवरी से ई इनवॉइस वाली रिक्वायरमेंट पे आता है। अच्छा, ये जो टर्नओवर है ये आपका 1920 का लिया हुआ है। इसके बाद में आपका एक और चीज इन्होंने डाली है which is filing details of GSTR 9 and 96। पहले यहाँ पे फाइलिंग डिटेल्स ऑफ 1, 3 भी आती थी, बट अभी ये कंप्लायंस के हिसाब से इन्होंने 9 और 96 का भी डिटेल्स डाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश, ये भी बहुत प्रॉपर्ली दिखा रहे हैं। तो आपका वेंडर अगर ये इनपुट से सारा पेमेंट करता है, कितना पेमेंट टैक्स करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे विजिबल है। एक बार म्यूट कर लीजिएगा तो ये पोर्टल की चीजें चेंजेस आए हैं। ओके,
ये पोर्टल के सारे चेंजेस आए हैं, ये changes होके ये सारे पोर्टल के चेंजेस आए हैं, जिससे एज अ रजिस्टर्ड टैक्सपेयर मुझे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर मेरा वेंडर ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर रहा तो मेरे पास आज मीन्स है उसको चेक करने के कि उसका टर्नओवर क्या है क्या नहीं। ये सब चेंजेस हैं। इसके अलावा थोड़े से चेंजेस हैं जो हम कल के सेशन में पिकअप करेंगे। तो आज का जो अपना डिस्कशन है वो इसी तरीके से प्लान था कि ऑलमोस्ट 1 आवर 45 तक उसका डिस्कशन करते हैं एंड उसके रिलेटेड कोई भी जो अब आपके डाउट हैं, क्वेश्चन हैं जो कंफाइन टू आज का प्रेजेंटेशन है, वो क्वेश्चन डाउट आप पूछ सकते हैं। कल का जो अपना प्रेजेंटेशन डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन प्राइमरीली इन चीज़ों पे होने वाला है कि एक तो ई इनवॉइसिंग जो आया है, एज ए ई इनवॉइसिंग में एज ए सप्लायर तो इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, बट एज ए रिसिपिएंट मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन अराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ई इनवॉइस, एक मेरे को वो टेक केयर करने की जरूरत है, क्या क्या देखने हैं। इसके अलावा रूल्स में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, कैंसिलेशन, अमेंडमेंट रिलेटेड, या जो 1% ऑफ टैक्स लायबिलिटी कंपल्सरी कैश में जमा कराना, वो सारी चीजें हैं, उस पर कल डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो लॉ में कुछ अमेंडमेंट किए हैं उन चीजों पे डिस्कशन करेंगे। एक ब्रीफ डिस्कशन है जो इनका रोड टेप का नया जो स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, जो MEIS को रिप्लेस किया है, 5 से 10 मिनट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी एक्सपोर्टर क्लाइंट्स हैं जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं उनके लिए वो 1 जनवरी को हो गया है, जिनको कंसिडर करने की जरूरत है। तो ये अपने वेरियस एस्पेक्ट्स आज के डिस्कशन के, एक एक करके आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन ले सकते हो। बेटर ये है कि अगर आप स्क्रीन में ऊपर देखें तो उसमें रेज हैंड का ऑप्शन है, अगर आप रेज हैंड पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा और एक एक करके फिर हम लोग यहाँ से अनम्यूट करते रहेंगे और आप लोग अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो। बिना हैंड रेज के भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई थिंक मल्टीपल एक साथ हो रहे हैं तो बेटर आप, निखिल जी ने हैंड रेज किया है, निखिल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। निखिल जी। जो जितने भी ये प्रोविजन है ITC के, जो 5% की या पोर्टल को ऑटो पॉपुलेट है, निखिल जी थोड़ा सा आपको लाउड होना रहेगा, आपका आवाज नहीं आ रहा। अब आ रहा है? हाँ अभी बेटर है। ठीक है। आई एम सेइंग कि जो भी ये सारे प्रोविजंस हैं ITC के, कि फॉर एग्जांपल आप 5% से अबव नहीं ले सकते, या अदर लाइक आपका ऑटो पॉपुलेट होगा, ये रेड हो जाएगा अगर आप ज्यादा या कम लेते हो, whatever these provisions, इनकी कोई लीगल बेकिंग है? फॉर एग्जांपल बिकॉज प्रैक्टिकली जो ये प्रोविजंस हैं वो कितने इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? लाइक मेरा अगर वेंडर ने इनवॉइस दिखा दिया एक पर्टिकुलर मंथ में, मैं इनपुट लेने के लिए मेरे पास टाइम है नेक्स्ट ईयर की सितंबर तक का। इन एनी केस मतलब बहुत कम केसेस में होता है कि आपका इनवॉइस सेम मंथ में बुक होगा। फॉर एग्जांपल 25 तारीख के बाद अगर वेंडर को इनवॉइस रेज करेगा, इंडस्ट्री में कहीं भी अप्रूवल आके और सेम मंथ में इनवॉइस बुकिंग प्रैक्टिकली नहीं होती, बिकॉज आपका वेंडर इनवॉइस रेज करेगा, देन इनवॉइस विल रीच टू यू, देन अप्रूवल के लिए जाएगा रेस्पेक्टिव टीम के पास, में आएगा, अकाउंट में आके बुक होएगा, फिर इनपुट में जाएगा। ऑब्वियसली नॉर्मली टाइम लगेगा कि इनवॉइस की डेट से और उसकी नेक्स्ट पार्टी के पास बुकिंग में, इन दोनों के बीच में ऑन एंड एवरेज 15 से 20 दिन, 1 महीने तक का गैप हो ही जाता है अगर हम डिटेल में देखें तो इसके क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को 2 एंगल से लेते हुए डिवाइड करके आंसर करता हूँ। जहां तक सबसे पहले लीगलिटी की बात है, लीगलिटी अगर मैं 36(4) इटसेल्फ की बात करूं, 5% का उस पर लॉजिक डाल रहे हैं, वो इटसेल्फ लीगली एक क्वेश्चनेबल प्रपोजिशन है, क्योंकि
सेक्शन में लॉ में कहीं पे भी ऐसा कोई प्रपोजिशन नहीं है जहाँ पे ये लिमिट रखा हो। ये लिमिट इन्होंने रूल में रखा है और फाइनली वो रूल जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो कि कैसे कोर्ट इंटरप्रेट करेगा उस एस्पेक्ट पे है। ये एक पहला क्वेश्चन, पहला एस्पेक्ट हुआ लीगलिटी पे। जहाँ तक इसके मैं प्रैक्टिकलिटीज पे आता हूँ तो आपका इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अगर आपके ये मानना है कि हर महीने मोर और लेस परचेज जो है पैटर्न जो है मोर और लेस इक्वल या होमोजेनियस टाइप से है, तो आपके पिछले महीने के कुछ इनवॉइस आप नेक्स्ट मंथ में बुक करोगे, नेक्स्ट मंथ के इनवॉइस उसके नेक्स्ट मंथ में, ऑन एंड एवरेज आपका जो 5% का मार्जिन है, और अगर आपके वेंडर लोग जो है वो रीजनेबली कंप्लाइंट है तो वो बहुत सी बार सिचुएशन में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 5% की रेंज के अंदर हो सकते हैं। बट नेवरदलेस आई वुड से सर्टेनली ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब वो लिमिट क्रॉस कर रही हो, और जब लिमिट क्रॉस कर रही होगी लीगली यू हैव ऑल द आर्गुमेंट टू कंटेस्ट योर केस कि सितंबर की टाइम लिमिट का फिर लॉजिक क्या है। अल्टीमेटली मैं सितंबर तक ले सकता हूं, तो आप मेरे ऊपर इतना ये कंप्लायंस का रिस्ट्रिक्शन क्यों डाल रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल न्यूएंसेस जो हैं वो आपने भी हैंडल किए हैं अभी रिसेंट में 2-3 केसेस में, और आई थिंक जो अपने डिस्कशन में है आज बहुत सारे लोगों ने हैंडल किए हैं या हैंडल कर रहे हैं। So that is, I would say, the sadful part of this entire story कि जहाँ पे डिपार्टमेंट उन चीजों को ट्रू पर्सपेक्टिव में अप्रिशिएट नहीं कर रहा। Legally, I fully agree with you. All these, whatever we have discussed today, legally all these are challengeable in the court of law. समझ गए। अब इसमें पॉइंट सर ये भी आ जाता है कि वेंडर ने नहीं दिखाया उस केस में भी वो भी लीगली चैलेंजेबल है या वो नहीं है। फॉर एग्जांपल वेंडर ने शो ही नहीं किया, हाँ, इन दैट केस मैं आपको आंसर करता हूँ। एक तो आपका टाइमिंग डिफरेंस का क्वेश्चन था अभी तक जो आपने रेज किया। अभी दूसरा आता है परमानेंट डिफरेंस कि वेंडर ने इनवॉइस डिस्क्लोज ही नहीं किया। अगर मैं इसको एक बार मैं मानता हूँ लेट डिस्क्लोज किया तब तक भी ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर सितंबर तक भी डिस्क्लोज किया तो ठीक है। वेंडर ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, अब उस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी है। इसके लिए थोड़ा सा मैं लीगल बैकअप पे जाता हूँ कि जब आपका 16(2) जो है जिसकी कंडीशन है आपकी इनपुट लेने के लिए ABCD, जिसमें C कंडीशन है कि वेंडर ने टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनपुट लेने के लिए। इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन क्या है। सिमिलर प्रोविजन प्री GST पीरियड में VAT लॉ में बहुत सारे स्टेट में था, इंक्लूडिंग दिल्ली, तमिलनाडु और अदर XYZ स्टेट, हरियाणा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वहाँ पे एक बहुत सारे जजमेंट है। प्राइमरीली दिल्ली में एक राइज इंडिया का जजमेंट है जो हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें उनका फाइनल इंटरप्रिटेशन ये था कि अगर सप्लायर एंड बायर के बीच में कल्यूजन नहीं है, अगर बायर है बोनाफाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, तो उस सिचुएशन में आप ये प्रोविजन इन्वोक नहीं कर सकते एंड बायर के सामने बायर का आप इनपुट डिसअलाउ नहीं कर सकते। तो ये अगेन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस का क्वेश्चन है कि आप बोनाफाइड हो या कैसे हो। अब बोनाफाइड एस्टेब्लिश करने के लिए अभी तक मेरे पास वेज एंड मींस ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। अब उन्होंने वो वेज एंड मींस आपको ज्यादा प्रोवाइड करा दिए। जितने ज्यादा वेज एंड मींस प्रोवाइड करवा दिए उतना चैलेंज भी बढ़ा दिया कि जहाँ पे आप बोलते हो कि मैं तो सही था, अच्छा आपके पास क्या एविडेंस आप सही थे, आपने सप्लायर को कम्युनिकेट किया था पोर्टल पे, आपके पास 2A में आ रहा था कि उसने 3B नहीं भरा, 6 महीने तक 3B नहीं भरा, आपने क्या किया। तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं इसका लीगल आंसर करूं, अगर आप ड्यू डिलिजेंट हो, अगर आप अपना पूरा फॉलो अप कर रहे हो, फिर सप्लायर नहीं भरता है, आई वुड से लीगली एट द हायर फोरम, नीचे के लेवल का मैं आंसर नहीं करूंगा, लीगली एट द हायर फोरम सर्टेनली यू आर इन ए विनिंग पोजीशन। बट अगर वो ड्यू डिलिजेंस अपने एंड पे नहीं होता है, ड्यू एक्सरसाइज केयर नहीं होता है, then certainly their case could be little weak at our end. प्रैक्टिकली बात करो तो हर चीज को आप पोर्टल पे लाना भी, मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप अगर हर चीज सारे इंटरेक्शन करते हो वो भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, मतलब टू माय माइंड। ये आंसर किया था कि डबल एज फोल्ड है ये। तो अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं हर्ष जी से। हर्ष जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, कैसे हैं आशीष जी?
मैं एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा आशीष जी, एक चीज मुझे बताएं, एक जो प्रोविजन आया है रूल 86 वाला जो 50 लाख रुपीस की बात करता है, वो कल डिस्कशन में लेंगे हर डिटेल में उस प्रोविजन में क्या है, उसके क्या न्यूएंसेस हैं, कैसे उसका प्रैक्टिकली चैलेंजेस उसमें आने वाले हैं। एक सेकंड क्वेश्चन मेरा है आईटीसी से रिलेटेड, जो बात करता है रूल 36(4) की जो बात करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट बोलता है 105% आप आईटीसी ले सकते हो, राइट? तो 105% आईटीसी जो लेना है मुझे, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अगर वेंडर 100 रुपीज दिखाता है वहां पर और मेरा इनवॉइस 105 का है, तो मैं ले लूँ उस आईटीसी को 5 रुपए के लिए, मुझे चैलेंज वेंडर को नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए लीगल एस्पेक्ट क्या है उसका? मतलब कैन आई टेक आईटीसी ऑफ 5 रुपीज आइदर वेंडर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नॉट शोन दैट इनवॉइस इन देयर जीएसटी रिटर्न्स? तो क्या मुझे उस 5 रुपए के लिए फॉलो अप करना है, या आई कैन मींस डिपार्टमेंट में बोल सकता हूँ देखो आपने रूल 36(4) में लिखा हुआ है कि 105 ले सकते हो, तो मैंने ले लिया। अब वेंडर रिपोर्ट करे या वेंडर रिपोर्ट ना करे, वो टैक्स पे करे या वो टैक्स पे ना करे। फर्स्टली इस क्वेश्चन को मैं ऐसे आंसर करता हूँ, दो प्रोविजन इसमें ट्रिगर होते हैं, एक आपका सेक्शन 16(2) है, दूसरा प्रोविजन आपका रूल 36(4) है। 36(4) का आप इसमें कंप्लायंस वेल विद इन लिमिट को चैलेंज नहीं है। एक बार ये मान के चलते हैं कि हर महीने आपका 10 करोड़ का इनपुट है और हर महीने आपने 10 करोड़ के इनपुट के सामने 5% बफर करके 50 लाख का बफर इनपुट ले रहे हो और पूरे साल में करके आपके 6 करोड़ का बफर इनपुट हो गया। अब वो बफर इनपुट है 36(4) का कंप्लायंस है, कोई डाउट नहीं है, बट जब आप 2A डाउनलोड करते हो, उस 2A डाउनलोड में आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे उस वेंडर का इनवॉइस भी नहीं आ रहा, 3B नॉट फाइल्ड भी नहीं है, 3B नॉट फाइल्ड आ रहा है या 3B फाइल्ड का स्टेटस में कुछ नहीं आ रहा। तो जब आप 36(4) के वेल विद इन लिमिट हो, बट जब आप 16(2) में चले जाओगे जहां पे बोलता है कि आपके हर इनवॉइस पे इनपुट लेने के लिए आपको ये देखना है कि वेंडर मस्ट हैव पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो जो 16(2) का कंप्लायंस जो अभी मैंने निखिल जी को आंसर किया था, वो एक लीगल प्रोविजन है जहां पे ट्रबल अराइज होगी। So if I finally give answer to your question, merely because it is within 5% range as per 36(4), so I can stop there only and I need not communicate with the vendor. That will not be a correct proposition of law in view of the 16(2). 16(2) में आप कोर्ट ऑफ लॉ में ये डिपेंड कर सकते हो कि मैं मेरे एंड से बोनाफाइड था, मैंने मेरे एंड से सारे एफर्ट किए थे, फिर भी सप्लायर ने नहीं भरा, तो आप सप्लायर को जाके पकड़िए, बट वो कोर्ट ऑफ लॉ की बात है, न कि असेसमेंट लेवल की बात है, डिपार्टमेंट ऑडिट की बात है। ओके ठीक है, थैंक यू। आकाश जी, सॉरी अक्षत जी। हेलो सर, मैं आईएसडी रिटर्न फाइलर हूँ, तो एक्चुअली सर रूल 36(4) के अकॉर्डिंग हमें तो 105% देना होता है, ठीक है, और जीएसटीआर 1 की डेट है 11th, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट मंथ, और आईएसडी की होती है 13th, और हमें यूटिलिटी भी फिल करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो इस केस में प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं हम, रिकंसिलिएशन कैसे बनाए, क्या मतलब टाइम बहुत कम है, 2-3 रिटर्न्स होती हैं, क्योंकि 11th को जीएसटीआर 1 फाइल हो रही है, 13th को मैं आईएसडी की रिटर्न फाइल करनी है। इनफैक्ट आपके लिए 2B भी हेल्प नहीं होने वाला है, क्योंकि 2B आपका नेक्स्ट डे जनरेट होने वाला है। तो आप ये मान के चलो अभी तक तो भगवान की दया पे ही हो, जब तक गवर्नमेंट उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं लेके आती। आप तो एग्रीगेट लेवल पे ही देख सकते हो और जो भी उसका करेक्शन है नेक्स्ट मंथ में कर सकते हो। इमीडिएट मेरे को ऐसा कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा कि आप एक दिन में सारे रिकंसाइल करके उसका इफेक्ट ले सको। तो कहीं ना कहीं पे ये एक ऐसा एस्पेक्ट, असल में आईएसडी का इम्पैक्ट ऐसे हो रहा है कि आईएसडी को इनपुट देना है सामने वाले को, इसके लिए उन्होंने 14 का डेट कंसीडर किया, बट आईएसडी को खुद का इनपुट लेना है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आइडियली आईएसडी के लिए उनको मतलब अगर वो ड्यू डेट बढ़ाते हैं 13 से आगे करते हैं तो सामने वाले के लिए 2B में डिले होता है, आईएसडी के लिए 13 रखते हैं उसके लिए 2B आएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं पे आपको 2A के बेसिस पे जितना रिकंसाइल होता है वो आप लीजिए, नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्ट कीजिए। As of now I'm not finding any other solution to your problem, but yes that problem do exist. Okay sir, thank you sir. इंदर सिंह जी। हाँ आशीष जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये कि कोरियर जो बिल ऑफ एंट्री है उसका डिटेल क्या आइस गेट में आता है क्या, और क्या उसका क्रेडिट एलिजिबल है? जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ। एलिजिबिलिटी जो है
सर्टेनली एलिजिबल है, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप टैक्स जो अपना इंपोर्ट का क्लियरेंस ले रहे हो। जहाँ तक आइस गेट की बात है, उसमें जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये जो कुरियर वाली जो एंटिटी होती है वो दो टाइप से डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री का क्लियरेंस करती है। एक आपका होता है कि कमर्शियल इनवर्ट टाइप से करती है, दूसरा एफओसी टाइप से करती है। तो जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, कमर्शियल टाइप से जो करती है वो आई बिलीव आइस गेट में अपीयर करता है, बट स्टिल मैंने इसको लाइव में कभी देखा नहीं है, इसके लिए कंक्लूसिव कमेंट करना डिफिकल्ट है। बट नाउ इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आइस गेट में इसमें सॉरी आपके 2B में आता है कि नहीं आता, लीगली आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, क्योंकि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है एंड आपने टैक्स पेमेंट किया है। और जीएसटीआर 2B में नहीं आता है तो उसके लिए क्या है, कल को अगर डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेता है तो? जैसे आप उन्होंने खुद नहीं बोला है कि उसमें नहीं आता, तो जैसे और बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे जिसके लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा, इसके लिए सिमिलर वे में आपको इसका भी एक जस्टिफिकेशन बैकअप बना के रखना रहेगा। ओके जी, थैंक यू। क्योंकि एडवाइजरी में उन्होंने खुद ने कुरियर इंपोर्ट का एग्जांपल दिया है कि टू दैट एक्सटेंट आपके इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। अच्छा जी, ये जो पहले सर एक क्वेश्चन और था मेरा, ये जो पहले 2B जनरेट होता था वो 12th को जनरेट होता था, तो अब वो चेंज होकर 14 को जनरेट होगा? जो इन्होंने जनवरी के बाद से बोला है उसमें अभी तक उन्होंने बोला तो 14 ही है, बट 4 दिन बाद में पता लगेगा कि 12th को आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है फरवरी ऑनवर्ड है, मतलब जनवरी में भी 12th को आ जाए, फरवरी ऑनवर्ड वो 14th को आएगा, क्योंकि आईएफएफ की फैसिलिटी जो है, आईएफएफ के लिए ड्यू डेट 13th है, तो आईएफएफ के जो लोग फाइल करेंगे उसके बेसिस पे फाइनली 2B जनरेट होएगा। तो जो पहले चैलेंज आते थे कि मेरे छोटे वेंडर हैं, क्वार्टरली वाले वेंडर हैं जो 2A में नहीं दिखते, तो वो चीजों के लिए उन्होंने उसकी डेट को 14 रखा है। ओके। हाँ निखिल जी। सर जो क्वार्टरली वाली आप बात कर रहे हो उसमें चैलेंज ये, बट क्वार्टरली तो बंदा भरेगा अप्रैल मई जून की, फॉर एग्जांपल जुलाई में, तो अप्रैल और मई के 2B में क्या आएगा फिर उसके लिए? तो फॉर निखिल जी एग्जांपल मेरा अगर वेंडर क्वार्टरली है कोई, मैं क्वेश्चन समझ गया, मैं आंसर करता हूँ। क्वार्टरली वाले जो वेंडर हैं लेस देन 5 करोड़ में जो होता है, उसमें अभी 3 टाइप की कैटेगरी बनने वाली है। एक वो वेंडर कैटेगरी जिसको कल अपन और डिस्कशन करेंगे, एक वो कैटेगरी जो क्वार्टरली फॉलो करती है, जो क्वार्टरली आज फॉलो कर रही है आगे भी क्वार्टरली फॉलो करेंगे, उसमें आपके 2B में वो चैलेंज आके खड़ा रहेगा ही हमेशा, क्योंकि जिस क्वार्टर में वो फाइल करेंगे उसी क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की डेट में आपके पास में आएगा। इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए इन्होंने आईएफएफ का फैसिलिटी किया है, जिस आईएफएफ की फैसिलिटी में वो उनको मंथली बेसिस पे जो भी इनवॉइस जनरेट किए हैं उस इनवॉइस को आईएफएफ में उनको अपलोड करना है, ये क्या मन नहीं फाइल करना है। तो जो भी आईएफएफ में अपलोड करेंगे वो उस आईएफएफ में अपलोडेड इनवॉइस आपके पास जो है अपने 2B में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और आप उसका इनपुट ले सकते हो। थर्ड कैटेगरी ऑफ वेंडर वो रहेंगे लेस देन 5 करोड़, जिन्होंने ये सब परेशान होके या कस्टमर के फॉलोअप से परेशान होके मंथली जीएसटीआर 1 जो है ऑप्शन फॉलो किया है। तो फाइनली चैलेंजेस उन्हीं वेंडर में रहने वाला है जो क्वार्टरली फॉलो करेंगे। तो कल के डिस्कशन में अपने प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि कैसे अपने इनपुट को अपन और बेटर मैनेज कर सके, उस पार्ट के डिस्कशन में इसको लेंगे कि आपके वेंडर का सॉर्टिंग कैसे होना चाहिए, वेंडर को कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, स्पेशली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं। ठीक है जी, ठीक है। और ई इनवॉइस का वेंडर कस्टमर साइड कैसे मैनेज करना है वो एक बार आप कल कवर करें, कल ही कवर कर रहे हैं ना? यस, वो कल आपका कवर होगा। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सो हाँ सबरीश जी। अभी ये जो आईएफएफ स्कीम जो आएगा तो उसमें जो फर्स्ट 2 मंथ में वो रिटर्न फाइल्ड फॉर्म में तो नहीं दिखेगा, तो हम लोग उसका क्रेडिट ले पाएगा पर्टिकुलर मंथ में, या क्वार्टर रिटर्न होने के बाद ही क्रेडिट अवेल कर पाएगा? ये जो आईएफएफ से जो आएगा ना आपके लिए वो इक्विवेलेंट टू फाइल्ड ही है, क्योंकि आईएफएफ का पूरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उस आईएफएफ में जो इनवॉइस उसने डाल दिया वो इनवॉइस आपके लिए इक्विवेलेंट टू फाइल्ड है और वो आपके 2B में आएगा
2B में आपके वो फ्रीज हो जाएगा। तो जो आपके फ्रीज 2B में जो आ रहा है वो आपका वैलिड क्रेडिटर लेने के लिए, लेट अस से वो सब्सिक्वेंट मंथ में उसको डिलीट कर देता है, अमेंड कर देता है, तो वो सब्सिक्वेंट मंथ के 2B में जो निकिता ने दिखाया था वो अमेंडमेंट में जाके आपका नेगेटिव नंबर दिखने लग जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ के इनपुट में आपका टू दैट एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सो आई थिंक आज का जो अपना सेशन है, जो अपना टाइम फिक्स किया था एग्जैक्टली वी आर एट द डॉट 6 o'clock फॉर द क्लोजर ऑफ दिस। सो ऑब्जेक्टिव फाइनली ये था कि कंप्लायंसेस को अपने को थोड़ा और मोर केयरफुली लुक करना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ एरर जो है वो काफी रिड्यूस हो गया है एंड एक एक चीजों को अपने को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बैकअप क्रिएट रखना पड़ेगा सो दैट फ्यूचर जो चैलेंजेस हैं वो रिड्यूस हो सके एंड स्मूथली जो है वो जीएसटी कंप्लायंस हो सके। सो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग डिस्कशन फॉर द डे। टुमारो अगेन वी विल बी मीटिंग एट 4 o'clock and same link you need to follow and whatever remaining topics which we did not cover today वो सारी चीजें कल लेने वाले हैं। उसके अलावा अगर कोई आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स हो, डाउट्स हो या कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट आप चाहते हो जो सबके लिए रेलेवेंट रहेंगे, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर वन और पर्टिकुलर कंपनी, वो चीजें आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, उनको भी कल के डिस्कशन में इंक्लूड किया जा सकता है। सो विद दिस I thank you everyone for I would say taking part in this discussion, and I hope this would certainly add some value in terms of ensuring that we are able to take care of all these amendments, in true spirit, and we can minimize our future burden, or I would say future tension because of any adverse action of department. Thank you very much. We'll connect again.